Agriculture optional is the most underrated optional that students are not even informed about. Those students who are confused between what optional to choose must be running behind the herd options like Shosho, Anthro, Geography, PSIR. Have you even considered agriculture optional once? I would request or insist you guys to check out the syllabus and trends of agriculture optional. You will find out that this option will not only be covered in 3 months, but you will have the hold over this optional, which will get you through the merit list, guys. For more details, log on to our website www.sunyaies.in and also subscribe to our YouTube channel for more details about UPSC Civil Service Examination and Forest Service Examination. Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS, guys. I hope you all are doing really great. And now we will be moving ahead in our foundational course for agriculture optional for 2024, guys. Right, we have already started paper number 1. Under paper number 1, we have seen unit number 5. Actually, we have started unit number 5. Lecture 1 we have already covered, right? This is lecture number 2, guys. So now, before moving ahead in our soil science and nutrient management in lecture number 1, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? As you know, these lectures will be going on in English medium, that is Hindi and English, where as the earlier lectures, or not earlier lecture, but the earlier batch for 2023, we have covered it in entirely English language, but as per the student demand हम इसको हिंदी में भी कवर करेंगे. ठीक है, हिंदी में आपका लेक्चर डिलीवरी रहेगी और इंग्लिश में सारा कंटेंट रहेगा. ठीक है, तो लास्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकैप कर लें ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास में हम सॉइल तक पहुंच गए थे क्या? सॉइल साइंस इज एवरीथिंग अबाउट सॉइल, राइट? सो वी हैव रीच्ड अप टू सॉइल. सॉइल हमने बना ली थी कि सॉइल बन कैसे रही है यार, ये जेनेसिस ऑफ सॉइल क्या है. जेनेसिस मींस ये शुरुआत कैसे हुई है सॉइल की, सॉइल बनी कैसे, यहां तक हम पहुंचे थे. तो सॉइल बनने के लिए आपने बोला सर यहाँ सॉइल डायरेक्टली नहीं मिलेगी, हमें कुछ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस फैक्टर्स और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे. अब ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हमारे एज इट इज सिलेबस में लिखा गया. फैक्टर्स में आप डॉकुचेव की इक्वेशन, जेनी की इक्वेशन और जोफी की इक्वेशन याद करोगे, जहां पर एक्टिव फैक्टर्स, पैसिव फैक्टर्स काम करते हैं क्लोरपिट पे, CLORPT. सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस पे आप देखते हो कुछ फंडामेंटल प्रोसेसेस तो लगने ही लगने होते हैं, एलुवेशन, एलुविएशन, पोर्जलाइजेशन एंड योर समथिंग एल्स, ह्यूमिफिकेशन यू हैव सीन. और कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं जो कहीं कहीं एरियाज में लगते हैं, जोनल एरियाज में, इंट्राजोनल एरियाज में. लास्ट क्लास वाज ऑल अबाउट दैट. आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. लेकिन ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस और सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स लगते कहां पर हैं? ये लगते हैं हमारे रेगोलिथ में, है ना. अरे रेगोलिथ कैसे बनता है? रेगोलिथ बनता है आपके रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन से, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग हमने 3 टाइप्स की देखी थी लास्ट क्लास में. रॉक्स कैसे मिलके बनते हैं? मिनरल्स 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 मिनरल्स और एक ही मिनरल हमारा रॉक की फॉर्मेशन करते हैं. मिनरल्स को हमने इन डेप्थ पढ़ा था. मिनरल्स कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ एटम्स. एटम कैसे फॉर्म हुए? फिर एटम्स, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एटम्स को और पढ़ते हो गाइस. इज एटम डिस्ट्रक्टिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल? ये साइंस की लैंग्वेज अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ. अभी तक मैं एग्रीकल्चरिस्ट की लैंग्वेज, और मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ जब तक ये ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साइंस भी इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई आई से एवरीथिंग इज कनेक्टेड. लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता रहा था, हमारा पहला लेक्चर और हमारा आखिरी लेक्चर कनेक्टेड होगा. कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पता चल रहा होगा जो पहली क्लास से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो एटम्स डिस्ट्रक्टेबल और इनडिस्ट्रक्टेबल है. बहुत साल पहले, मतलब बहुत सालों पहले, एटम को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता था कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है. बट एज साइंस इवॉल्व, हमने बोला ये भी डिस्ट्रक्टेबल है, और अब उसके अंदर आप पढ़ते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब तो और ज्यादा आ गए, न्यूट्रिनोज, टाउस, म्यून्स. ये आप साइंस में पढ़ते हो गाइस, हम ज्यादा इंटेल्स नहीं करेंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. समझ रहे हो? मिनरल्स को हमने इन डेप्थ पढ़ा, रॉक्स को पढ़ा हमने इन डेप्थ, जो आप ज्योग्राफी में अगेन पढ़ोगे. रेगुलेट सॉइल तक हम पहुंच गए. आज की क्लास में हमारा क्या उद्देश्य है? अगेन फॉर दोज, अभी देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग मेंस लिख रहे हैं 2023 का, उन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा, लेकिन वो मेंस लिख रहे हैं. उनको पता नहीं है कि ये कैसे सिलेबस लाइनें लिखी गई है. ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में आपका पेपर 1 लिखा गया है गाइस.
उस एक पैराग्राफ को हमने नाम दिया यूनिट नंबर 5, उसे हम बोलते हैं सॉइल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हमने नाम दिया, ये कहीं लिखा नहीं है। ये टॉपिक है, ये पैराग्राफ है, इसी को हमने अनफोल्ड किया तो हमारे 12 टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। उसी में से हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट किया। ये लाइन के लिए हमारे पास बहुत सॉलिड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में है। देखो ये लेक्चर डिलीवरी मेरी ग्रेजुएशन के लिए होती तो वो अलग होती, ये लेक्चर डिलीवरी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती तो अलग होती। ये यूपीएससी ओरिएंटेड लेक्चर डिलीवरीज है गाइस, ये लोग समझते नहीं है, समझ रहे हो? आपको भी वैसे ही ग्रैब करना है दैट सर मेरे पास हर सिलेबस लाइन में 250 वर्ड्स होने चाहिए एज पर पीवाईक्यूज, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। इन टुडेज क्लास अब हमने सॉइल तक पहुंच गए, हमने फॉर्म कर दी सॉइल को। आज हम देखेंगे सॉइल फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसी पार्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, यहां से ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इस पूरी यूनिट से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? इस पार्ट से, कि भाई सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, ऑब्जेक्टिव क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने सॉइल बना ली थी, तो सबसे पहले आपको समझना है सॉइल प्रोफाइल को नाम। भाई सॉइल प्रोफाइल क्या चीज है, प्रोफाइल जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सॉइल प्रोफाइल एक आपकी मतलब एक सॉइल की प्रोफाइल बता देता है। आपकी प्रोफाइल भी कुछ होगी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके एक्कोलेट्स, आपने क्या क्या किया है, राइट, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, यूपीएससी जानना चाहता है, वो सारी चीजें भी। सिमिलरली सॉइल की प्रोफाइल भी जानोगे, उतना बेहतर वे में आप एग्रीकल्चर कर पाओगे। जब आप ये जान लोगे तो उसके बाद हम उसकी जानेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसका सही मायने में यूटिलाइज कर पाओगे। किसी स्टूडेंट को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप उससे कोई और एक्टिविटी किसी और गेम में भेज रहे हो, तो वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, राइट। सो आपको सॉइल प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा। सॉइल प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे हम? फिजिकल वे में, भाई जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। केमिकल वे में, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उस फॉर्म में हम केमिकल प्रॉपर्टीज जाएंगे। और बायोलॉजिकल, लिविंग एजेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ठीक है, ये आज हमारा एजेंडा रहता है। काफी सारी चीजें समझनी है, ये इतना छोटा नहीं है। फिजिकल में भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, केमिकल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, बायोलॉजिकल में भी आती हैं। तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव एजेंडा है, टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पीवाईक्यूज हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल प्रोफाइल। भाई सॉइल प्रोफाइल है क्या चीज सर? देखो सॉइल प्रोफाइल क्या चीज है, इट इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन of the soil from the surface to its parent material. This soil profile helps us in understanding the historic soil forming processes which has been taken place over here. Means ये ग्राउंड है, ये आपका एक फील्ड है। सपोज आपको जाननी है आपकी सॉइल प्रोफाइल, आप एक एरिया छोड़ो, आप ये वाला एरिया देखो और इसको डिग डीप करो ऐसे करके, तो ये जो नीचे का क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहा है, ये आप क्या समझ रहे हो? ये सॉइल प्रोफाइल है। कुछ हॉरिजॉन्स हम देखेंगे, इसी को मैं सॉइल प्रोफाइल बोलना चाह रहा हूँ। तभी आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि कोई कोई सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड है, तो हम उसे जोनल कह रहे थे। सारे होराइजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो बेटर होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से। आप कह रहे थे कोई इंट्रा जोनल है, कोई ए जोनल है, अभी ये डेवलप ही नहीं हुई है, दैट मीन्स इसको और टाइम लगेगा, राइट। पेरेंट मटेरियल कहीं होंगे, यहाँ पर रॉक्स होंगे, इसको वेदर डाउन हुए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ एनिमल रिमेन, प्लांट रिमेन आए होंगे, ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म हुई होगी, इसी सब को समझना है हमने, ठीक है। तो आप ये समझो दैट जस्ट फिट वी हैव दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ? ये वर्टिकल वे में, ये वर्टिकल है, ठीक है। कभी भी होराइजन्स की बात होगी तो किसी भी सॉइल में आपको 3 होराइजन तो मिलेंगे मिलेंगे, 3 होराइजन। फर्स्ट इज ए होराइजन, इनको हम नेम देते हैं मास्टर होराइजन गाइस, ये मास्टर होराइजन होते हैं, ये तो आपको हर सॉइल में मिलेंगे। बी होराइजन थोड़ा सा बड़ा होता है, सी होराइजन,
ठीक है, ए बी सी तो आपको 100% मिलेगा। अभी इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। कहीं कहीं सी होराइजन को ही या फिर सी होराइजन के किसी पार्ट को आर होराइजन भी नाम दिया जाता है। ये आर होराइजन यहाँ पर, ये कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं आपको मेंशन मिलेगा बुक्स में, लेकिन ए बी सी आर मास्टर होराइजन्स, बगल में लिख लो इनके। अब ए होराइजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टॉप सॉइल नाम देते हैं। टॉप सॉइल है भाई जो इरोजन एक्टिविटीज होती है। अगर आपको खेती करनी है और आप पडलिंग करते हो ना, पडलिंग कह रहा हूँ, पडलिंग भी जो होती है, और क्या बोलते हैं उसको, टिलेज बोलते हैं, जैसे टिलेज करना होता है, राइट, ट्रैक्टर जहां पर चलता है, तो टॉप सॉइल में खेल हो रहा होता है, राइट। टॉप सॉइल इज अराउंड 0 to 30 सेंटीमीटर। ये जो एरिया है 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के अराउंड है। यहीं पे सारी चीजें सोइंग ऑफ सीड्स हो रही होंगी। कुछ कुछ सीड्स को बहुत डीपली सो करना पड़ता है, ये हम एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। बी होराइजन को बोलते हैं हम सब सॉइल। सी होराइजन हमारा पेरेंट मटेरियल होता है और इसी को रेगोलिथ भी बोला जाता है। आर होराइजन को रेगोलिथ भी बोला जाता है। रेगोलिथ क्या है, अनकंसोलिडेटेड मास, यहाँ पर फ्रेगमेंट्स होंगे उस रॉक के, ठीक है। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कहीं कहीं आपको, अब ये कहीं कहीं क्यों, क्योंकि ये वाला जो लेयर होती है, और आप समझ गए होंगे, ये एक मैं ऑर्गेनिक लेयर बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको हम ओ होराइजन भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक लेयर क्योंकि यहां पर प्लांट एंड एनिमल्स डेड रिमेन्स आपको मिलेंगे, इस वजह से इस होराइजन को हम बोलते हैं ओ होराइजन। और ये कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेजर्टिक एरियाज में तो वेजिटेशन होती नहीं है, तो वहां पर कैसे देखने को मिल जाएगा। तो ये ज्यादातर कौन से एरियाज में मिलेंगे, फॉरेस्टेड एरियाज में आपको मिलेंगे, जिसकी टॉप सॉइल आपको ब्लैक कलर की दिखेगी। अब ये ओ होराइजन को साइंटिस्ट ने, एग्रीकल्चरिस्ट ने क्या कर रखा है कि 2 लेयर में डिवाइड कर रखा है। अब ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन सॉइल प्रोफाइल। डायरेक्टली आपने तुरंत यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, आर होराइजन मेंशन कर देना है, मास्टर होराइजन बता देना है। अब आप बताओ कि ओ होराइजन इज आल्सो डिवाइडेड एज O1 लेयर एंड O2 लेयर, मींस ऑर्गेनिक लेयर 1, ऑर्गेनिक लेयर 2। समवेयर यू विल फाइंड OL1, OL2। ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में सर? डिफरेंस ये है कि भाई अगर आप सपोज ये प्लांट है, ये ट्री है, यहाँ के जो पत्ते झड़ रहे हैं और आप कह पा रहे हो कि सर ये प्लांट रिमेन है, यहाँ पर कोई एनिमल आया एंड दे गॉट डेड, तो यहाँ पर आप बोल पा रहे हो ये शीप थी, ये डेड हो गई, सर ये शीप का मटीरियल रिमेन्स है। जब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दैट प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स में, और इनमें डिकम्पोजिशन शुरू हो रहा है बस अभी, तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक लेयर 1। लेकिन डिकम्पोजिशन के बाद तो आप बता नहीं पाओगे कि भाई ये प्लांट रिमेन था, एनिमल रिमेन था, क्योंकि ये पूरा ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा आपको। तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये प्लांट रिमेन था या एनिमल रिमेन था, तब आप बोलोगे ऑर्गेनिक लेयर 2 है। कलर कैसा होगा, कंप्लीटली ब्लैक होगा इनका। समझ रहे हो? इतनी बात आपने ओ होराइजन में लिखनी है। डोंट वरी, मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको। सेम चीज लिखी है, बस आपको उसने पढ़ना है, आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है। अपने वर्ड्स से भी बना सकते हो चीजों को, ठीक है। अब आती है हमारी ए होराइजन। ए होराइजन को साइंटिस्ट ने डिवाइड कर रखी है 3 लेयर में, A1, A2, A3। अब खास बात क्या है ए होराइजन की, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दैट ए होराइजन इज कंटेनिंग बेसिकली मिनरल्स, मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में आप बोलोगे सर इसका साइज तो 0.02 mm से ज्यादा होता है, तो सैंड और सिल्ट बेसिकली मेरे पास है। और सेकेंडरी मिनरल्स में मेरे पास बेसिकली क्ले है, बिकॉज इसका साइज 0.02 mm से कम होता है। अब ये पिछली क्लास की नॉलेज में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे मिनरल्स में हम और ज्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करेंगे, धीरे धीरे नॉलेज को एक्यूमुलेट करेंगे गाइस, तब जाकर एक बिल्डअप होगा। पहले टाइम पे मैं अगर आपको मिनरल्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा, कभी आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब ए होराइजन में क्या है, आपके बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन ए होराइजन तो एटमॉस्फेयर के टच में भी है, बारिश भी होगी, ठीक है, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर मेन फीचर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेन फीचर जो देखने को मिलेगा आपको, दैट विल बी वाटर के साथ वॉशिंग डाउन होगा यहाँ पर मिनरल्स का। इसी वजह से, और ये जो वॉशिंग डाउन मेनली आप देखने को मिलता है A2 होराइजन में। A2 होराइजन से 3 चीजें बेसिकली, हमारा क्ले, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, ये लीच डाउन करते हैं गाइस। इसीलिए हम इसे बोलते हैं वॉशिंग आउट रीजन। अब इस वॉशिंग आउट रीजन को हमने फंडामेंटल प्रोसेसेस में क्या देखा था, एलुविएशन। दैट्स व्हाई ये प्रोसेसेस गोइंग ऑन है, इसीलिए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, एलुविएशन इज गोइंग ऑन।
ठीक है। A1 में आप क्या लिखोगे, ये थोड़ा बहुत डार्कर इन नेचर होगा क्योंकि ये कनेक्शन है ऑर्गेनिक लेयर के साथ में। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो लीच डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर इनको लेके जा रहे हैं। अब वाटर क्यों लेके जा रहे हैं, आप अगर दो पार्टिकल्स, सैंड के दो पार्टिकल्स और सॉइल के पार्टिकल्स को जोड़ोगे तो कुछ गैप नजर आएगा, पोर। ये पोर या तो आप पानी से फिल कर पाओगे या तो एयर से फिल कर पाओगे। दैट्स वाई यू हैव सीन इन द कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या देखा है आपने गाइस, ये आपने हाफ कर देना है। 25-25% किसको दिया था आपने, सॉइल एयर और सॉइल वाटर को। ये भी हमने इन डेप्थ पढ़ना है, अभी अभी नहीं। 5% किसको दिया था, ऑर्गेनिक मैटर को। और ये 45% किसको दिया था, मिनरल मैटर को। तो दैट मीन सबसे ज्यादा तो मिनरल मैटर है। ये लीच डाउन करेंगे सॉइल वाटर की वजह से, वाटर जो आएगा भाई लीच डाउन करके पहुंचेंगे कहाँ, हमारे सब सॉइल में। और सब सॉइल में हमारे फिर से 3 लेयर आएंगी, B1, B2, B3। और ये सॉइल में एक्यूमुलेट कहाँ पर होंगे, ये एक्यूमुलेशन जोन बनता है हमारा बी लेयर में। ये जो बी पार्ट, B2 पार्ट है, ये एक्यूमुलेशन जोन बनेगा ऑफ क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन। तो जब यहाँ से क्ले को हटा रहे हो, एल्यूमिनियम का हटा रहे हो, आयरन को हटा रहे हो, तो एक ग्रेइश रीजन होगा। लेकिन यहाँ पर आयरन एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये रेडिश रीजन होगा, कहीं कहीं येलोइश रीजन मिलेगा। तो कलरफुल रीजन कौन सा मिलता है आपको, B2 रीजन। तो आप इस रीजन को क्या बोलोगे, इलुविएशन बोलोगे, नहीं बोलोगे, इलुविएशन। दैट इज वॉशिंग इन एक्यूमुलेशन जोन। बाकी B1 में आपने क्या लिखना है, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन A3 एंड B2। B3 क्या, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन B2 एंड पेरेंट मटेरियल। इनमें सिर्फ एक एक लाइन आएगी। वर्ड्स, कीवर्ड क्या है, एलुविएशन, एलुविएशन। कहां पर आएंगे आपको, A2 और B2। बेसिकली अब ब्रॉडर पिक्चर क्या देख रहे हो कि A से B में मिनरल्स वॉश डाउन हो रहे। A इज अ रीजन ऑफ लीचिंग, एलुविएशन। B इज द रीजन ऑफ accumulation, illuviation. I hope you're understanding guys. अब आता है आपका सी रीजन। सी रीजन इज नथिंग बट द पेरेंट मटेरियल रीजन। सपोज ये रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन थी नीचे, तो यहाँ पर इसका रेगुलेट पार्ट आएगा कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेड कुछ रॉक्स के फ्रेगमेंटेड पड़े होंगे। रेगुलेट हो गया अनकंसोलिडेट, पेरेंट मटेरियल होगा कंसोलिडेट। तो ये पेरेंट रॉक मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर सिंपली। ठीक है, मैं आपको इमेजेस के थ्रू भी दिखाता हूँ। ये आपकी इमेज है, आप यहाँ पर सारे देख रहे हो। इसको इतना इलेबोरेटिव फॉर्म में नहीं बना पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको डायरेक्ट एक डायग्राम ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताता हूँ। पर देख क्या रहे हो आप, O लेयर ऑर्गेनिक लेयर, A टॉप सॉइल, E एलिवेशन लेयर। ये कहीं कहीं आपको E लेयर भी E लेयर बोलते हैं इसको कहीं कहीं। ठीक है, B सब सॉइल, C पेरेंट रॉक, R बेड रॉक, मीन्स रेगुलेट और अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। सिमिलर गोज फॉर हेयर। देखो ये ओरिजिनल पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक लेयर, ये फिर आपको आपके पास आएगी A लेयर, ये B लेयर। ये आपको कलरफुल थोड़ा सा मिल रहा है, ये B लेयर का पार्ट है। ठीक है, ये B लेयर का पार्ट है। ये आपको ग्रेइश मिल रहा है, यहाँ से लीच डाउन होकर मटेरियल जा रहा है। सी, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हैं। तो ये 1 2 3 4 वर्टिकल सेक्शन आप देखो, ये कंप्लीट एक सॉइल प्रोफाइल नहीं है। ये 1 सॉइल डिफरेंट रीजन, 2 सॉइल डिफरेंट रीजन है, इसका वर्टिकल सेक्शन हमने निकाल रखा है। तो ए पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट ये ए पार्ट रहेगा आपका। ऊपर से जो ये जो ग्रेइश रीजन आपको मिल रहा है, ये मिनरल वाले लीच डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ये ए पार्ट है। जो एक्यूमुलेशन पार्ट आपको बी में मिलेगा और नीचे वाले रीजन में आपको सी पार्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, ये एग्जाम के लिए सबसे बेहतर डायग्राम है जहां पर O होराइजन, A होराइजन, B C R होराइजन मेंशन्ड है। आपने सिग्निफाई करना है कि A2 में एलिवेशन हो रहा है, B2 में इलुविएशन हो रहा है। आज से 10-15 साल पहले एक क्वेश्चन आया सॉइल प्रोफाइल के ऊपर, दैट इज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन सॉइल प्रोफाइल इन 250 वर्ड्स और 200 वर्ड्स। आपने यही सब बनाना था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारा, इसमें आगे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हमारे पास कुछ फिक्स्ड कंटेंट है, इसमें इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। सेम डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स मैंने रखे हुए हैं। देखो इतने सारे डायग्राम में कंफ्यूज मत होना कि ये वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है या वो वाला डायग्राम अच्छा लग रहा है। अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन में आपको याद ही नहीं आएगा आपको कौन सा डायग्राम देखा था। तो कोई एक डायग्राम की प्रैक्टिस करो कभी भी क्वेश्चन आए। सो सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा दैट इट इज द वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, वेरियस लेयर्स के, एक बार पॉज करके इसको पढ़ो। ठीक है, ए लेयर की खास बात क्या है, इट इज अ रीजन, इट इज द टॉप रीजन विच इज लाइबल टू लीचिंग, मीन्स इट इज अ रीजन ऑफ एलुविएशन।
कीवर्ड्स आई एम टेलिंग यू, जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है दैट इज अ कीवर्ड, जो भी मैं लिख रहा हूं कहीं पर दैट इज अ कीवर्ड, ठीक है। बी की खास बात क्या है, एक्यूमुलेशन रीजन, ठीक है, डिपॉजिट वाला रीजन है, हॉरिजन ऑफ इल्यूविएशन। सी की खास बात क्या है, पेरेंट मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज important as it is a historic record of all the soil forming processes guys, right? तो आपको यहाँ पर ओ रीजन में मैंने बताया O1 O2, अब आप पढ़ोगे तो वही है जिसको आप आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश कर पाओ प्लांट और एनिमल रेसिड्यू को, तो O1 नहीं तो O2। ए होराइजन को मैंने बताया A1 A2 A3 में कर रहा है। A2 में आपको मेंशन करना जरूरी है कि भाई यहाँ पर क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर का लीचिंग होता है, एलुविएशन प्रोसेस चल रहा है। A1 A2 में आप देखोगे कि इंटरमीडिएटरी जोन है, कुछ नहीं, ट्रांजिशन लेयर का नाम देना है बस आपने, और कुछ नहीं, ठीक है। बी होराइजन B1 B2 B3, अगेन B1 B3 में क्या लिखना है आपने भाई कि ये ट्रांजिशन जोन है। देखो एग्जाम ओरिएंटेड वे में आई एम टीचिंग यू गाइस, अगेन आई एम सेइंग अगर ये लेक्चर कहीं और के लिए होता, ग्रेजुएशन के लिए होता तो इसको हम और लंबा खींचते, ये इतना हमें जरूरी नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कुछ टॉपिक हमें एमएससी के भी पढ़ने, कुछ टॉपिक हमें पीएचडी के भी पढ़ने, कुछ और ज्यादा टॉपिक हमारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो भी पढ़ने। तो ये यूपीएससी इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, यूपीएससी ओरिएंटेड वे में नहीं है। जो नॉन एग्री, तभी आप देखते हो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर लेता है और सक्सेसफुल है, वाई? बिकॉज वो बिल्कुल ही साइंटिफिक वे में चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सी होराइजन और आर होराइजन को आप देखना एक बार, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से एक ही क्वेश्चन आया है। अब हमने सॉइल प्रोफाइल भी देख ली है, तो अब हम क्यों ना सॉइल प्रॉपर्टीज को समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एवरी ईयर क्वेश्चन आता है तो यहां से ही आता है, ठीक है। उस पूरी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, सॉइल प्रॉपर्टीज। पूरी यूनिट सॉइल प्रॉपर्टीज हमने देखनी है 3 वेज में। सॉइल प्रॉपर्टीज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू भाई, किसी सॉइल को जानोगे तब जाकर तो आप उस पे बेस्ट प्रोडक्शन निकाल सकते हो। आपको पता है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। यू नो दैट दिस सॉइल इज हैविंग, आपको इसको सॉइल का पता है, इस सॉइल में मेरे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तब आपका जो इरिगेशन का मेथड होगा वो अलग होगा। अगर आप देख रहे हो कि वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो इरिगेशन मेथड अलग होगा, लेकिन आप ये सब चीजें जानते ही नहीं हो तो आप सॉइल का यूटिलाइज कैसे करोगे। आपको पता है सॉइल की पीएच बहुत अच्छी है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, एक स्लाइड उसका पीएच है, तो आपको पता है आपको कितना फर्टिलाइजर ऐड करना है ताकि वो एसिडिक ना हो जाए, ताकि वो बेसिक ना हो जाए। अगर आपको कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में मालूम है तो आप उसको उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स दोगे। तो न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी है किसी सॉइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है किसी सॉइल की, एरिएशन कितना अच्छा हो रहा है किसी सॉइल में, ये सारी चीजें आपको फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू पता चलती है, ठीक है। इसलिए ये समझते हैं हम। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या समझोगे गाइस आप, फिजिकल में मींस जो हाथ से, देखने से टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, दैट इज सॉइल टेक्सचर सबसे पहले समझेंगे। देन यू हैव सॉइल स्ट्रक्चर, कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, इस पूरे टॉपिक में भी, सॉइल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में सॉइल स्ट्रक्चर से बहुत बार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कैसे आया 2023 में, इन 2023 मीन्स राइट डाउन अबाउट द जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जेनेसिस मतलब सॉइल स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे होती है और कैसे सॉइल स्ट्रक्चर तक हम पहुंचते हैं, जेनेसिस क्या है उसका। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, और सॉइल के लिए क्या सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल स्ट्रक्चर का, वो हमें समझना है। ये क्वेश्चन था 2023 मीन्स कुछ टाइम पहले का, ठीक है। हमें और समझना है यहाँ पर सॉइल के कलर के बारे में, सॉइल का हमें समझना है, सॉइल वाटर के बारे में, सॉइल के एयर के बारे में। अब सॉइल वाटर हम अभी यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, जब हम देखेंगे कि वाटर कैसे हम सॉइल से लेते हैं, तो वहां पर इन डेप्थ पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल एयर के बारे में जानेंगे,
और हम दो चार चीजें और सॉइल के बारे में देखें, लेकिन फिजिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें आयन एक्सचेंज पढ़ना है। अब ये हमें हेल्पफुल होता है फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के थ्रू। इसमें आता है आपका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है किसी सॉइल की, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है कितनी है किसी सॉइल की। भाई सॉइल का पीएच कितना है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, ये समझना है। हमें एसिडिक और बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा ये अभी नहीं समझेंगे, वो हमारा टॉपिक बनेगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल में। तभी मैं कह रहा हूँ ये पूरी यूनिट कनेक्टेड है, और ये यूनिट पूरी पेपर के साथ कनेक्टेड है, पेपर 1 और पेपर 2। और ये पूरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किसी और डोमेन के साथ भी कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल साइंसेस के साथ भी कनेक्टेड, और हर चीज के साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई आई एम अगेन सेइंग यू एंड मी आर आल्सो कनेक्टेड इन सम वे और द अदर वे, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सॉइल पीएच को जान लेंगे, कंडक्टिविटी को जान लेंगे। आज की क्लास से हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजिकल में आप देखोगे कि भाई हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टिंग माई सॉइल प्रॉपर्टीज, कितने अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डालें कि और अच्छी क्वालिटी हमारी सॉइल की रहे। हमारा ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप हमें समझनी है गाइस। Let us start by physical properties. So let us see the physical properties first. And physical properties, why these are important? Physical properties जानना important क्यों है हमारे लिए? Because physical properties help us to understand that is the soil capable for crop production or not. Physical properties से आप समझ जाओगे कि क्या इस सॉइल में कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा। जब आप टेक्सचर देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि ओके ये इतना वाटर होल्ड कर पाएगा, ये तो ये नहीं वाटर होल्ड कर पाएगा, सारा का सारा वाटर बह जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना क्रॉप का यूटिलाइजेशन करोगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी भी आपको समझ में आएंगी इसमें। और इसके बाद आप ये लिख सकते हो एरिएशन, कितना एरिएशन, पोर्स जो होते हैं कितना एयर सब वो हो पाएगा इसमें, एरिएशन कितना रहेगा, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी नहीं, सिर्फ अभी मैं वर्ड बता रहा हूं आपको। ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रूट पेनिट्रेशन। अब रूट पेनिट्रेशन कैसे हो पाता है? व्हेन यू विल सी द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, कि सॉइल परमिएबल है या नहीं है। परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल जानने को मिलेगी आपको इसमें। न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी भी आपको समझ में आएगा, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी और न्यूट्रिएंट से रिलेटेड भी चीजें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने से पता चलेगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? टेक्सचर। सो सबसे पहले सॉइल टेक्सचर को समझते हैं। अच्छा, ये कौन सा पेज में आपको जाना है और कितना, मैं आपको ये भी बताते जाता हूँ। दिस इज आवर पेपर 1 बुक, इफ यू हैव सीन, अगर आपके पास पहुंच गई है वेल एंड गुड। इसमें आप जाओगे पेज नंबर, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स, उसको आपने कवर करना है। एक बार पीपीटी देखना जो मैंने पढ़ाया, उसके बाद 243 पेज में आप जाओगे। 243 पेज नंबर में आपको 5.2 सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स लिखा मिलेगा। तो 243 से पेज नंबर 243 से 250 हमारा लेक्चर 1 कवर्ड है, ठीक है। और स्टार्टिंग का सॉइल प्रोफाइल भी कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 5.1 पे, दैट इज ऑन पेज नंबर, जस्ट वेट, पेज नंबर 229। 229 में हम शुरू कर रहे हैं अपना सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो 229 से आप देखना इसमें, ठीक है, आपको मिलेंगी चीजें इसमें। वाई सॉइल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, आपको ये दिखेगा इसमें, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता चलेगा, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन पता चलेगा। तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। आप इसको साथ में रखिए बुक को, पॉज द वीडियो, थोड़ा सा देखो क्या क्या लिखा है वहां पर, जहां मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा आपको, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं टेक्सचर पे, सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर होता क्या चीज है? टेक्सचर मतलब क्या समझते हो? किसी चीज को फील करके आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि इसमें कुछ टेक्सचर है।
तो सॉइल टेक्सचर का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है सॉइल टेक्सचर की? ये आ गया एग्जाम में, दैट व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर और डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर। तो तब आप क्या लिखोगे? इट इज बेसिकली द रिलेटिव proportion relative proportion of soil material। soil किससे बना होता है? soil is made up of minerals। minerals क्या क्या होते हैं उसमें? S S C, that is sand, silt, clay। so the relative proportion of the sand, silt, clay is basically your soil texture। तो दैट मीन्स इन अ सॉयल आप टेक्सचर से ये पता लगा लो कि यार ये क्ले ही है, स्मूथ है, राइट, ये सैंडी है, ग्रिटी फीलिंग आ रही है, बिकॉज यहाँ पर अब इसमें फर्क कैसे है? सैंड, सिल्ट और क्ले में फर्क कैसे पता करते हो आप? हाउ डू यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सैंड, सिल्ट एंड क्ले? आप बोलोगे साइज के बेसिस में सर, सैंड का लार्ज साइज होता है थोड़ा, सिल्ट का थोड़ा कम होता है, और क्ले का बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए यूएसडीए क्लासिफिकेशन है और हमारे पास IEEE क्लासिफिकेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इधर, इसमें या तो हमारे पास यूएसडीए की क्लासिफिकेशन है और इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी ISSS की क्लासिफिकेशन। डोंट सी, अभी ये वाली चीजें मत देखो, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? एकदम याद रहेगा हमेशा के लिए। सैंड, सिल्ट, क्ले। अब बेसिकली सैंड और सिल्ट का क्या है? हमारे ये प्राइमरी मिनरल्स हैं, प्राइमरी मिनरल से फॉर्म्ड हुए हैं। कैसे? फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका मैंने बताया था आपको, ये प्राइमरी मिनरल्स है। यही जब डिसइंटीग्रेट हुए होंगे तो सैंड, सिल्ट बनाया होगा। क्ले इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। कैसे? सिलिकेट, क्ले मिनरल्स के पार्ट हैं, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे दैट सैंड, सिल्ट, क्ले। अभी सैंड को मैं सैंड कैसे बोलूंगा? सैंड को मैं बोलूंगा अगर जिस पार्टिकल का साइज मेरे पास 0.2 mm से बड़ा है, वो मेरे लिए सैंड पार्टिकल होगा। 0.2 mm का, राइट, और 2 mm बेसिकली, ठीक है? अब सैंड में भी दो क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक है हमारी कोर्स सैंड, कोर्स, दूसरा है हमारा फाइन सैंड। तो 2 mm से जितना, इसका सबसे छोटा साइज 2 mm होगा, 2 mm से 0.2 mm हमारी कोर्स सैंड होती है, अगर पार्टिकल साइज इतना है तो। ये आप पार्टिकल साइज इतना लेके चल लो, ठीक है? 0.2 mm से 0.02 mm, 0.02 mm हमारा फाइन सैंड कहलाती है। वही सिल्ट इज स्मॉलर देन 0.02 और 0.002 के बीच में आपका सिल्ट कहलाया जाता है। दैट मीन्स स्मॉलर पार्टिकल्स। लेस देन 0.002 mm इज योर क्ले, दैट मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब इससे क्या पता चल रहा है आपका? अगर किसी सॉइल में सैंड ज्यादा है, किसी सॉइल में सैंड की अमाउंट, क्योंकि टेक्सचर क्या है, इट इज अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। हो सकता है किसी सैंड में आपने सॉइल उठाई, वहां पर 60% सैंड था, 30% सिल्ट था, 10% क्ले था, दैट मीन्स वो सॉइल कैसी है? सैंडी सॉइल। राजस्थान के रीजन में आपको सैंडी सॉइल मिलती है, मरुस्थली रीजन में, ठीक है? तो सैंड में आपको, और कैसे ठीक करते हैं सैंडी सॉइल का यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जब लार्ज पार्टिकल्स आपके ऐसे मिल रहे हैं, आप ये समझो, तो इनका आप पोर स्पेस क्या देख रहे हो एज कंपेयर टू द क्ले? क्ले छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब साथ में मिलेंगे, इसी को हम अरेंजमेंट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बट आप क्या समझ रहे हो इससे? अभी आप ये देखो, इनका पोर स्पेस किसका बड़ा है? पोर स्पेस ये, या ये पॉइंट, ऑब्वियसली यू विल से सर सैंड में पोर स्पेस ज्यादा होगा। पोर स्पेस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? एरिएशन ज्यादा है, एयर ज्यादा बहुत अच्छे से पास कर पाएगी अगर एयर है तो। यहां पर आप बोलोगे पुअर एरिएशन, क्ले में बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। अब बड़े पोर होने की वजह से एक और चीज निकल कर आती है कि अगर आप यहाँ पर वाटर डालोगे, एक बीकर में, एक ग्लास में आप सैंड लो, सैंड रखो, उसके ऊपर पानी डालो और यहाँ से एक आउटलेट भी बनाओ, बहुत जल्दी पानी बह जाएगा। तो यू विल सी वेरी फास्ट ड्रेनेज, वेरी फास्ट ड्रेनेज यू विल सी।
और इसे गुड ड्रेनेज में भी बोल सकते हो, बट ये गुड ड्रेनेज भी नहीं है, क्योंकि आपने जैसे पानी डाला वैसे ही पानी निकल गया बाहर और नीचे डीप डाउन लीच कर जाएगा, पूरा पूरा पानी आपके मिनरल्स को लेके चला जाएगा. तो दैट मीन्स व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस सैंडी टाइप ऑफ सॉइल्स आर हैविंग पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. मानते हो? पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अब भाई हमें प्लांट्स को पानी तो देना ही है, अगर वो वाटर ही होल्ड नहीं कर पाएगा तो कैसी सॉइल वो. दैट मीन सॉइल टेक्सचर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हम बात कर रहे थे वो पता लगा सकते हैं. और हम बोलेंगे भाई नहीं, हम सैंडी सॉइल तो यूज नहीं करेंगे, इसमें कुछ और भी डालो, इसमें या तो थोड़ा क्ले मिक्स करो, कुछ मिक्स करो. वहीं अगर आप डायरेक्टली क्लेई सॉइल ले लेते हो तो आप देखोगे यार यहाँ पर पोर स्पेस बहुत छोटा है. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो अगर एरिएशन है वो बहुत पुअर है. तो पुअर एरिएशन तो हमने लिख दिया. ऑल्सो यहाँ पर जो पानी डालोगे तो ड्रेनेज भी पुअर होगा, तो पुअर ड्रेनेज यहाँ पर देखने को मिलेगा. ऐसी सिचुएशन में जो पूरी क्लेई सॉइल होती है, अगर आप देखोगे 80% क्ले प्रेजेंट है किसी सॉइल में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पर बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दिखेगी आपको. लेकिन इस वाली सॉइल में आपको फ्लड रीजन दिख जाएंगे, मतलब फ्लडेड कंडीशन दिख जाएगी कि आपने पानी डाला ना, वो इनसाइड जा रहा है क्योंकि पुअर एरिएशन है, पुअर ड्रेनेज है, तो वहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा. तो मेरे को फ्लड लाइक सिचुएशन भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? मेरे को ऐसी सिचुएशन भी नहीं चाहिए जहां पर मैंने क्रॉप ग्रो कर रहा हूं और मैंने पानी डाला और वो ऊपर ही ऊपर फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है, मतलब एक वाटर स्टैग्नेंट कर गया है, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, डिसएडवांटेजेस है. तो दैट मीन्स जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा प्रोपोर्शन चाहिए, सैंड, सिल्ट और क्ले का, जिसे मैं बोलता हूं लोम. लोम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले इन द राइट अमाउंट. वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गुड एरिएशन, गुड ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर वाटर भी पास कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, और मेरे क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है ना. इस ये चीज आपको समझ में आ गई. एक और चीज समझो, मैं किसी भी सॉइल को सैंडी सॉइल कब बोलूंगा, सैंडी सॉइल, आप समझो उसको मैं सैंडी सॉइल जब बोलूंगा जब मैं अपना, अगेन मैं देखूंगा मेरी टेक्सचर क्या है. सैंड मेरा अगर 80% उस सॉइल में सैंड है तो मैं उस सॉइल को बोल दूंगा सैंडी सॉइल है भाई ये तो. वहीं मैं सिल्टी सॉइल कब बोलूंगा किसी को, सिल्टी सॉइल, जहां पर सिल्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, है ना. तो भाई सिल्ट सॉइल को बोलने के लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरा SSC का प्रोपोर्शन, कि सिल्ट का प्रोपोर्शन भाई 85% चाहिए मुझे, तभी मैं सिल्ट बोलूंगा उसको. वहीं क्लेई सॉइल आप किसको बोलोगे. अब देखो क्लेई का एक मेन चीज आप देखने वाले हो क्लेई में, SSC, आप बोलोगे भाई क्ले को भी 80-90% के करीब होना पड़ेगा. नहीं, अगर क्ले आपका 40% भी है, 40% क्ले भी है, तो भी वो क्लेई सॉइल कहलाई जाएगी. होना तो ये चाहिए था ना कि 33% से जो ऊपर आ गया वो वाली सॉइल कहलानी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्लेई अगर 40% भी है तो फिर आपकी सारी सॉइल क्ले ही कहलाई जाएगी. और मैं बेस्ट सॉइल कौन सी बोल रहा हूं फॉर आर क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, लोमी सॉइल. अब लोमी सॉइल क्या होती है, जहां पर प्रोपोर्शन रहे SSC का बहुत अच्छा प्रोपोर्शन रहे. फॉर एग्जाम्पल सैंड शुड बी ओनली 40%, सिल्ट शुड बी ओनली 40% एंड क्ले शुड बी 20%. ऐसा अगर प्रोपोर्शन है तो ये बेस्ट है हमारे लिए, बिकॉज यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर एरिएशन भी बहुत अच्छा रहेगा. जब ये एरिएशन मिलता है तो आपका न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहेगी. ये आगे कनेक्ट करूंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है. तो समझ रहे हो, इसीलिए वी गो फॉर लोमी सॉइल गाइस. अब इस चीज को समझने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हमने क्रिएट करी है, और वो क्रिएट करते हैं हम बाय टेक्सचरल ट्राइंगल. ये आपको 12 टाइप्स की सॉइल दिलाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स में. समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल एक साइड आपका, इस ट्राइंगल को मैं आपको दिखाऊंगा अभी, सैंड है, एक साइड आपकी क्ले है, एक साइड आपका सिल्ट है. अब ये ट्राइंगल यहां से शुरू होगा, जैसे 0%, ये 0 हो गया, ठीक है, ये आपका 10, 20, 50 और ये 100% यहाँ पर. ऐसे ही आप उसमें आ जाओ, क्या बोलते हैं, क्ले में, ये आपका 0, 10, 20, 40, 80, 100. अगेन ये सिल्ट भी ऐसा ही जाएगा आपका
जीरो से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 50% होगा, ये 90% होगा, ये सिल्टी आएगा। अब इस टेक्सचरल ट्राइंगल में आपको क्या समझना है गाइस, कि यहाँ पर 12 टाइप की सॉइल निकल कर आती है, और ये आपको याद नहीं रखना, बस मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। सी दिस इमेज गाइस, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। अब मैंने सेम सैंड का परसेंट दिखाया 0 to 100, देन 0 to 100 क्ले, देन 0 to 100 ओवर परसेंटेज ऑफ सिल्ट, ठीक है। 0 to 100 यहां से जाएगा सिल्ट। अभी मैंने क्या आपको बोला है, 40% भी अगर किसी भी सॉइल में क्ले है तो उसे क्ले ही बोलेंगे, ठीक है। तो 40% के आगे आप देखोगे ये पूरा क्ले का रीजन है, क्योंकि 40% उस सैंड में क्ले आ जाता है। अब जितना मर्जी सैंड हो, वी डोंट केयर, यहाँ पर क्ले तो 40% आ गया ना, तो दैट मीन्स ये रीजन पूरा क्ले का है। अगर सैंड का परसेंटेज ये 40 और यहाँ पर आप देखोगे तो ये 90 के करीब सैंड है, तो दैट मीन्स ये सैंडी क्ले ही बना रहा है आपका, समझ रहे हो। आप यहाँ पर देखोगे, इस वाले रीजन को पकड़ो आप 50 वाले को, और यहाँ पर जाओ, इस पॉइंट को पकड़ोगे तो यहाँ पर सैंड सिर्फ 20% है, लेकिन सिल्ट तो 50% है, तो सिल्टी क्ले नाम दे रखा है। और अगर उसके ऊपर जाओगे तो क्ले ही क्ले बोला जाता है इसको, क्ले, विच इज नॉट गुड फॉर अस। क्ले हमारे लिए गुड है क्या? नहीं। वहीं आप सैंडी सॉइल कब बोलते हो? जब 80% पे आप पहुंच जाते हो, उसके बाद सैंडी सॉइल बोला जाता है उसको। तो इसे क्या मैं बोल रहा हूँ, सैंडी, लोमी सैंडी। वहीं अगर मैं 90% 85% के करीब आता हूं तो उसे मैं बोलता हूँ सिल्टी सॉइल। इसके बीच में जो भी आप देख रहे हो ना, ये जो इसके बीच में देख रहे हो, दिस इज अ लोमी सॉइल, लोमी। अब ये लोमी भी कैसे कैसे हैं, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर सैंड का कंटेंट ज्यादा है उस लोम में तो सैंडी लोम, सिल्ट का कंटेंट ज्यादा है तो सिल्टी लोम। अगर सिल्ट और क्ले है, दोनों को सिल्टी क्ले लोम, क्ले लोम। तो तीन आप देख रहे हो, क्ले लोम भी हो सकता है, सैंडी लोम भी हो सकता है, सिल्टी लोम भी हो सकता है। एक होता है हमारा सैंडी क्ले लोम, एक होता है हमारा सिल्टी क्ले लोम, समझ रहे हो। और हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारा लोम, वेयर 40-40-20। अगर आप इसको देखोगे तो आपको मिलेगा क्ले 20 है, ठीक है। इस पॉइंट में ये 40 के अराउंड होगा, इस पॉइंट में ये भी 40 के अराउंड होगा, इस पॉइंट में देखो ये 40 के अराउंड है, इस पॉइंट में ये 40 के अराउंड है, इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये हमारा होगा टेक्सचरल ट्राइंगल गाइस। कुछ नहीं करना आपको, ये क्ले है, ये सिल्ट है, बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100, मैंने आपको बताया क्ले 40% से ही क्ले ही कहलाने जाने लगता है। तो ये पूरा पूरा क्ले का रीजन है, ये क्ले का रीजन है पूरा पूरा। ये वाला रीजन 80% के ऊपर सैंड का रीजन रहेगा, सिल्ट का रीजन ये वाला रहेगा। इसके अलावा सब कुछ लोमी है, बीच में आपका प्रोपोर्शन मिलेगा लोम का। अगर सिल्ट ज्यादा है तो सिल्टी लोमी, अगर क्ले ज्यादा है तो क्ले लोमी, यहाँ पर सिल्टी लोमी ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आएगा सैंडी लोमी, ठीक है। इसके बीच में आपका आ रहा है सैंड क्ले, इसके बीच में आ रहा है सिल्टी सैंड लोमी। यही तो आपको देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर एज इट इज कि कौन सा कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो टेक्सचरल ट्राइंगल बनता है ऐसे, या देखो 2 लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो आपको ऐसे लाइन इसमें बनानी होती है बस, ठीक है। तो ये आपका क्ले रीजन दिखा रहा है, ये आपका लोमी रीजन दिखा रहा है, जिसमें आपका क्ले लोम भी आ रहा है, एंड सैंडी लोम भी आ रहा है, एंड सिल्टी क्ले लोम भी आ रहा है। एक रीजन आपका बनता है ये लोमी का, ठीक है। ये आपका सिल्ट वाला रीजन, ये सैंड वाला रीजन, इफ यू वांट टू क्रिएट इट। बट इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें समझनी है अभी, ठीक है। तो अगर कहीं पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर, नाउ यू नो दैट विद द टेक्सचर वी कैन आइडेंटिफाई द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी, एरिएबिलिटी मिसिंग है यहाँ पर, एरिएबिलिटी भी ऐड कर दो। वर्केबिलिटी मींस न्यूट्रिएंट, कितना अच्छे से आप काम कर सकते हो उस सॉइल में। क्या पता उस सॉइल में आप कुछ मार रहे हो, हो ही नहीं रहा है, हार्ड पैन की तरह काम कर रहा है, तो कैसे होगा, राइट। सो सॉइल टेक्सचर यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अभी सॉइल टेक्सचर को और भी समझ में आएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये पता लगा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नाम सुना है आपने, राइट। ये हो कैसे रहा है वाटर होल्ड, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ रही है, न्यूट्रिएंट्स कैसे डिटैच हो रहे हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। सारी चीजें अभी आ रही हैं, अभी सिर्फ आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं कि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट, एरिएशन, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज मींस ड्रेनेज कैसे हो रही है इसमें, तो ये सब आपको अभी पता लग रहा है, ठीक है।
पेनिट्रेशन कितनी अच्छे से हो सकता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। नाउ यू कम टू सॉइल स्ट्रक्चर गाइस, राइट। सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर मींस arrangement of these particles. Now arrangement of soil particles which are basically SSC in a definite pattern is known as your soil structure, right? एक अरेंजमेंट मतलब ये सॉइल पार्टिकल है, सैंड सिल्ट क्ले, ये कैसे अरेंज्ड है? क्या ये प्रिज्मेटिक शेप में अरेंज्ड है? क्या ये प्लेट की तरह अरेंज्ड है? कैसे प्लेट किस फॉर्म में? क्या ये ब्लॉक की तरह अरेंज्ड है? राइट। इन अरेंजमेंट के हिसाब से तो मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा इन्हें। तो अगर नेचुरली भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो अगर ये अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नेचुरली हो रहा है तो इनको हम बोलते हैं पैड्स। कभी कभार आप देखते हो टिलेज करते हैं, पडलिंग करते हैं ताकि वो ब्लॉक टूटे, राइट। टिलेज करी जाती है ताकि उनका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और डिफरेंट बने, उसको हम बोलते हैं क्लॉट्स। जब हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, चीजों को मैनुअली भी और आर्टिफिशियली यू कैन से, जब वो नेचुरली हो रहा है तो हम इन्हें बोलते हैं पेड्स। क्या हो रहा है? अरेंजमेंट नेचुरली हो रहा है सॉइल पार्टिकल्स का। जब हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं टिलेज ऑपरेशंस के दौरान, तो जो बनता है हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को, उसे हम बोलते हैं क्लॉट्स, राइट। अब ये सॉइल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर बोले जाते हैं, ठीक है। अब या तो किसी सॉइल का, चलो पहले मैं स्ट्रक्चर वाला बता देता हूं आपको, जिनका सॉइल का स्ट्रक्चर देखने को जो मिलते हैं हमें। तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। अभी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या समझे आप? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मतलब समझे ग्रेन्स की फॉर्म में उपलब्ध है हमारे पास, सैंड सिल्ट क्ले का ऐसे फॉर्म में उपलब्ध है। तो ये मिलेंगे कहां पर? हमें ए होराइजन। और ये बेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है बिकॉज इसमें प्रॉपर एयरेशन हो पाती है। जब हम बेस्ट चीज बोल रहे हैं ना, स्ट्रक्चर या टेक्सचर, तो वहां पर हम देख रहे हैं प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर ड्रेनेज, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें नोट डाउन हो रही है, ठीक है। ए होराइजन में मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ आपको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, वो प्लेटी टाइप मिलेगा, प्लेटी। अब प्लेट ही से ही आपको पता चल रहा है ये प्लेट टाइप है, तो आपको ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे ऐसे। ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ये कहां पर मिलता है? ये भी ए होराइजन में मिलता है, और ये ज्यादातर आपको एलुविएशन लेयर में मिलेगा, एलुविएशन लेयर। इधर आप क्या देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल ये काफी डेवलप्ड है और वर्टिकली इतना डेवलप्ड नहीं है। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो? प्लेट टाइप। अभी मैं आपको दिखाता हूं। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यार यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं, क्योंकि वाटर की बूंदे यहाँ पर आएंगी और ये पेनिट्रेट तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेटी स्ट्रक्चर है, तो ये साइडवर्ड्स जाएगा, समझ रहे हो। तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वाटर इसमें, तो वेरी पुअर पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, और एयरेशन भी नहीं होगी, तो पुअर एयरेशन, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, पुअर ड्रेनेज, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेटी। मिलता कहां पर? हमें ई लेयर में मिलता है। एक स्ट्रक्चर जो बनता है जनरली सॉइल्स में, वो बनता है प्रिज्मेटिक टाइप। अब ये प्रिज्मेटिक टाइप कैसा बनता है? इस फॉर्म में आपको दिखेगा, प्रिज्म की फॉर्म में दिखेंगे आपको। यही अगर आप इसका राउंड टॉप कर दो, ये जो टॉप इसका राउंड फॉर्म में कर दो, तो इसी को आप बोलोगे कॉलमनार। यही ये जो वर्टिकल लेंथ आपको प्लेटी में दिख रही है, बिल्कुल पतला पतला कर दो इन्हें, तो तब आप इसे बोलोगे लेमिनार। तो लेमिनार स्ट्रक्चर प्लेटी टाइप स्ट्रक्चर ही है, कॉलमनार स्ट्रक्चर प्रिज्मेटिक टाइप स्ट्रक्चर ही है। दूसरा आता है ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर गाइस, ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर। अब इस ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक एंगुलर, जो ये ब्लॉक है इसके एजेस शार्प रहेंगे, एक होता है हमारा सब एंगुलर। इसमें क्या होगा? एजेस जो होंगी वो राउंडेड होंगी, समझ रहे हो, सिंपल। अब ये दोनों प्रिज्मेटिक और ब्लॉक टाइप आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपको बी होराइजन में।
प्रिज्मेटिक ज्यादातर आपको देखने को मिलता है पी होराइजन में, ब्लॉक टाइप देखने को मिलता है पी होराइजन, एंगुलर और सब। ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चर। कुछ हमारा बनता है स्ट्रक्चरलेस। कभी कभार हमें जो सॉइल पार्टिकल्स दिखेंगे वो स्ट्रक्चरलेस दिखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा स्ट्रक्चर है नहीं है, ठीक है। तो वो हमें ज्यादातर देखने को कहाँ पे मिलते हैं, सी टाइप पे, सी होराइजन में, क्योंकि वहां पर या तो बिग चंक ऑफ मिलेगा आपको, मैसिव स्ट्रक्चर मिलेगा, एक इतना बड़ा ब्लॉक मिलेगा, ऐसे ही तो देखते हो आप पेरेंट रॉक को, या तो आपको सिंगल ग्रेन्ड कुछ मिलेंगे कि एक सिंगल टाइप ऑफ सॉइल को आप बोलोगे कि हाँ ये स्ट्रक्चरलेस सॉइल है। लेट मी शो यू गाइस। ये देखो, ये छोटा छोटा, ये कौन सा आपको लग रहा है, ये कौन सा है, ये ग्रैन्यूल्स टाइप में दिख रहा है, तो ग्रैनुलर, इसी को आप बोलते हो स्फेरेडॉयल, स्फेरेडॉयल शेप में, स्फेरेडल शेप में। तो ये सबसे बेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एरिएशन भी गुड मिलेगा, सब कुछ गुड मिलेगा। ये प्लेटी टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू देखोगे तो ये ऐसे दिखेंगे आपको पूरे लंबे लंबे, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है प्रिज्मेटिक। ये देखो, यहीं आपने इसका एंगल को थोड़ा सा वो कर दिया तो इसमें आपको दिखेंगे ये एंगुलर टाइप दिखेगा, पूरा पूरा शार्प टाइप, राइट। ये आपका हो गया ब्लॉक। और प्रिज्मेटिक कोई बड़ा कर दोगे, ये आपका बन जाएगा कॉलमनार। ब्लॉक की टाइप में आपको दिखाता हूँ, ये ब्लॉक टाइप है गाइस, ये ब्लॉक टाइप है, इस ये एंगुलर है, ठीक है। और ये आपका प्रिज्मेटिक टाइप है। प्रिज्मेटिक टाइप में आई हैव टोल्ड यू कॉलमनार। ये आपका स्ट्रक्चरलेस, और ये आपका मैसिव, स्ट्रक्चरलेस में जो कैटेगरी थी। ये वाला डायग्राम यू सी, सॉइल स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर, ब्लॉकी, प्लेटी, मैसिव, सिंगल ग्रेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलेस सॉइल में आपको सिंगल ग्रेन मिलता है एंड मैसिव स्ट्रक्चर मिलता है। ग्रैनुलर, एग्रीगेटेड, ब्लॉकी, कॉलमनार, प्लेटी, मैसिव स्ट्रक्चर, राइट। So over here, if you will see or take open up your booklet, over there also you will find, pause the video and you have to read it, let me tell you, ठीक है। 5 में you read about soil texture, वहां पर sand, silt, clay particles का मिलेगा, इंपॉर्टेंस आपको उस टेक्सचर का मिलेगा। पेज नंबर 231 में you will be getting it, soil structure, प्लेटी लाइक मिलेगा, प्रिज्म, ब्लॉक लाइक, स्फेरेडॉयल मिलेंगी, ठीक है। स्फेरेडॉयल में ही क्रम्बी एक इमेज देखने को मिल रहा होगा आपको गाइस। क्रम्बी स्ट्रक्चर इज द बेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। होता है स्फेरेडॉयल में ही है एंड ग्रैनुलर शेप में ही आएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, इतना आप देखो इसको सबसे पहले, ठीक है। तो सेम चीज आप यहाँ पर देखोगे कि दैट पेड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ये इट इज रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स, प्राइमरी में सैंड, सिल्ट, सेकेंडरी में क्ले, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन अ डेफिनेट सर्टेन स्ट्रक्चरल पैटर्न। अगेन अगर स्ट्रक्चर सही होगा तो वाटर रिटेंशन सही होगा, मूवमेंट सही होगा, पोरोसिटी सही होगी, एरिएशन सही होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट सही होगा, ठीक है। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सही करता है। ह्यूमस होना बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर के लिए, वो मैं आगे कनेक्ट करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझो प्लेटी लाइक किसको बोलते हैं। प्लेटी यहीं बहुत ही ज्यादा पतली हो जाए तो हम उसे बोलते हैं, थिन हो जाए तो लेमिनार, ठीक है। कहाँ पर मिलता है हमें, ए होराइजन में बेसिकली एलुविएशन मिलता है। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग, ब्लॉक लाइक, स्फेरेडॉयल। अब एक जो दूसरी चीज आपको समझनी है कि ये सॉइल स्ट्रक्चर बाइंड कैसे हो रहे हैं, ये सॉइल स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, समझ रहे हो आप। हाउ, और यू कैन से, जो एग्जाम में डायरेक्टली आया है क्वेश्चन, जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर मींस दैट हाउ दिस सॉइल स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग, मींस ये सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़ कैसे रहे हैं। गाइस यहाँ पर दो चीजें मेरे पास, तो ये एयरपोर्ट्स भी हैं, ये आपस में क्यों नहीं जुड़ रहे, और ये मेरे को एक क्लॉड और पेड की फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहे, पेड्स की फॉर्म में नेचुरली क्यों नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब सॉइल में कुछ खास बात है। खास बात क्या है, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ कैसे रहे हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है।
तो पहला पॉइंट जो आता है कि ये आपस में जुड़ कैसे रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलोइडल्स प्रॉपर्टी, कोलोइड्स प्रॉपर्टी. Now these colloids have one property of adhesion and cohesion. Adhesion means the particles come together attracted towards each other, means they come attached with each other, जो similar नहीं होते, नॉन सिमिलर काइंड के, समझ रहे हो. सो अगर डिफरेंट सरफेस के बीच में अट्रैक्शन है तो एडिशन हुआ, डिफरेंट सरफेस. और कोहेजन मीन्स सेम सरफेस होना चाहिए तो वो कोहेजन होगा. एडिशन एंड कोहेजन अगर आपको समझ में नहीं आया, सिंपल एक लाइन में समझो, वरना ये भी समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है. इतना हम इन डेप्थ जाने लग गए तो ये तो सॉइल स्ट्रक्चर में ही हमारे 3-3 घंटे निकल जाएंगे, समझ रहे हो. क्वेश्चन आ रहा है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर 250 वर्ड में सिर्फ एक 7 मिनट्स में आपको लिखना है और आपने टाइम दिया 4 आवर्स, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देंगे और सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे हमेशा. सॉइल स्ट्रक्चर का हमने देख लिया, प्राइमरी सॉइल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं हमने वो देखे. जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्म कैसे हो रहे हैं. तो मैंने बताया कोलॉइड्स होते हैं. एक हमारा हो गया सैंड, सिल्ट, क्ले. हमारा सैंड 2 mm से 0.02 mm, 0.02 mm से 0.002 mm हमारा सिल्ट, और 0.002 mm से जो भी नीचे हुआ वो क्ले. अब 0.001 mm से जो भी नीचे हुआ उसे बोलेंगे हम कोलॉइड्स. तो कहीं ना कहीं क्ले जो है वो एक कोलॉइड ही है. जो सिलिकेट क्ले हमारा मटेरियल होगा और मैटर होगा वो एक कोलॉइडल फॉर्म में ही होगा, कोलॉइड्स. अब कोलॉइड्स की खास बात क्या है, दैट इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कोहेजन. तो हमारा सैंड, सपोज ये सैंड है और ये सिल्ट है. सैंड और सिल्ट में हमारे क्ले पार्टिकल्स अटैच करेंगे गाइस. क्ले पार्टिकल सबसे छोटा होता है, ये कोलॉइड्स अटैच करेंगे बेसिकली. कोलॉइड्स आर नथिंग बट क्ले पार्टिकल्स ओनली. ठीक है, ये अटैच कर गए. तो दैट मींस कोलॉइड्स एंड सैंड, कोलॉइड्स एंड सिल्ट आर शोइंग एडहेशन प्रॉपर्टी. डिफरेंट सरफेस है ना, ये तो सैंड का सरफेस है और ये कोलॉइड का सरफेस है, दोनों में अट्रैक्शन है, दैट मींस एडहेशन. अब सॉइल पार्टिकल में क्या होता है, जब ये प्रेजेंट है तो इनके बीच में और अट्रैक्शन होता है, ये होता है हमारा कोहेशन. क्ले पार्टिकल और क्ले पार्टिकल में भी अट्रैक्शन होगा. तो इस तरीके से ये सारे जुड़े हुए रहते हैं आपस में, एक अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स होती है, समझ रहे हो. एक ये रीजन है. सेकंड रीजन आता है आपका, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आयन एक्सचेंज की वजह से भी एक रीजन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन गाइस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज पार्टिकल्स. ये मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में सीईसी के अंदर समझाऊंगा अच्छे से. ठीक है, तीसरा आता है आपका रीजन ऑर्गेनिक मैटर गाइस. अब इस ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से होता क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर आपको प्रोवाइड करता है कुछ सीमेंटिंग एजेंट. अब इस ऑर्गेनिक मैटर में तो डिकम्पोज्ड मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर. इसमें क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्लाइमी प्रोडक्ट्स रहेंगे, स्लाइमी. उनका कुछ आपको पॉलीसैकेराइड्स, आपको सैकेराइड्स मिलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे, जो एक सीमेंटिंग एजेंट की तरह, ग्लू की तरह काम करता है, समझ रहे हो. वो ग्लू होना इंपॉर्टेंट है. दूसरा, वाटर, मॉइस्चर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सीमेंट देखा आपने, सीमेंट को अगर डायरेक्ट लगाते हो, उसमें थोड़ा पानी मिलाते हो ना, तो मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. फिफ्थ, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हैं, उनकी एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो वो मटेरियल सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, फैट सिक्रीट करते हैं, शुगर सिक्रीट करते हैं, वो भी एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है. इस तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, राइट. बाकी आप इसको देखोगे कि कैसे आगे इसको हम इलैबोरेटिव वे में समझेंगे कि कैसे कौन सा प्रोटीन रिलीज हो रहा है. ये आगे वाले लेक्चर्स, आगे वाली यूनिट में आप देखोगे, तब आप अगेन कनेक्ट कर पाओगे इनसे. ये तो मोटा मोटा आपको हेडिंग्स दिए मैंने. ठीक है, इन हेडिंग्स में आपका आंसर आना चाहिए. अब जो 2023 में क्वेश्चन आया है वो यही आया है, दैट आप जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बताओ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये भी बताओ. ठीक है, एक हमारा 6th पॉइंट और आता है इसमें, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. ये कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आल्सो एक्ट एज सीमेंटिंग एजेंट.
ये पार्टिकल्स आपस में बाइंड किस लिए हैं? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की वजह से, क्योंकि इनमें चार्ज होता है Fe3+, एल्यूमिनियम 3+, ये में 2+ भी होता है कभी कभार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर मॉइस्चर का होना जरूरी है, कोलाइड्स का होना जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप कैटाइन की एक्सचेंज कैपेसिटी देखोगे, एनाइन का देखोगे, ये भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर। ठीक है, ये प्रेजेंट कैसे होते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे, फ्री मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे प्रेजेंट होंगे। उनको हम और बेहतर वे में समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको एकदम से सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को। अगर क्लाइमेट वेट है तो हमारा अच्छे से एग्रीगेशन होगा। ड्राई क्लाइमेट में, ड्राई रीजन्स में अच्छा एग्रीगेशन नहीं मिलेगा आपको। वेटिंग एंड ड्राइंग, ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग जब होगा तो आपको एक अच्छा एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइंग रहेगा तो भी आपको अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग रहेगा तो भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर का, आपको मैंने समझा दिया है। ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, एरिएशन बढ़ाता है वो सॉइल में। ठीक है, बिकॉज इट हैज सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज द सीमेंटिंग एजेंट। गाइस, टिलेज एक्टिविटीज भी इंप्रूव करती हैं। लार्ज लार्ज क्लॉड्स जो होंगे उसको कन्वर्ट करके छोटे छोटे एग्रीगेट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली वो टिलेज ही करता है। लेकिन टिलेज को थोड़ा आपको देख के करना होता है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा आपकी लैंड जो है मॉइस्ट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और उसमें अगर आप मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा और उसमें आपने टिलेज कर दिया तो लार्ज क्लॉड्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा पत्थर टाइप बन जाते हैं। और बहुत ज्यादा ड्राई है उसमें आपने अगर कुछ टिलेज करने की कोशिश करी तो वो पूरा एकदम से डिफरेंट डिफरेंट बिखर जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट लो हो तब भी टिलेज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई हो तो भी नहीं करना चाहिए। प्लांट्स, रूट्स और रेजिड्यूज भी आपको सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं, उसमें क्लिंग कर जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी ये मेजर हेडिंग आप लो। माइक्रोब्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे बाइंड टुगेदर विद सॉइल पार्टिकल्स। तो इससे जितने अच्छे माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उतना अच्छा बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होगा। राइट, एनिमल्स दे सिक्रीट समथिंग और जो उनका सिक्रेशन होगा वो एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, अगर गुड स्ट्रक्चर होगा ना, अगर आपके पास अच्छा स्ट्रक्चर है तो सॉइल प्रॉपर्टी इंक्रीज ही नहीं करेगा, अदर प्रॉपर्टीज में भी फर्क डालेगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक पोरोसिटी, पोरोसिटी को और अच्छा बना देगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, ये लार्ज स्ट्रक्चर था, कुछ मैसिव स्ट्रक्चर, लेकिन आपने टिलेज प्रॉपर्टी करी, टिलेज का ऑपरेशन किया, इसको छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब एरिएशन बहुत अच्छा होगा। ये इफेक्ट करता है टेम्परेचर को भी। दूसरा, इट अफेक्ट द टेम्परेचर टू। अच्छा, टेम्परेचर किसी सॉइल का अगर आपको रेगुलेट करना है तो अगर पोर्स अच्छे हैं, पोरोसिटी अच्छी है, तो इसका मतलब एरिएशन अच्छा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उस सॉइल की। समझ रहे हो, एरिएशन अच्छा होगा, ड्रेनेज अच्छा होगा। लेकिन अगर पोर ही इतने नहीं है तो वहां पर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। राइट, ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी भी जो फर्क पड़ता है, डेंसिटी। डेंसिटी में कैसे फर्क पड़ता है गाइस? डेंसिटी में आपका फॉर एग्जांपल प्लेटी है, वहां पर ज्यादा गैप नहीं है, प्लेट्स टाइप है, तो वहां पर पोर स्पेस बहुत कम है, तो डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वेयर एज आपका ग्रैनुलर शेप पे है तो वहां पर डेंसिटी कम है। सिमिलरली कलर, सॉइल कलर में भी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेटी टाइप सॉइल है तो आप क्या देखोगे, वहां पर स्टैग्नेंट वाटर, जब वाटर स्टैग्नेंट करता है तो वहां पर ब्लूइश कलर आ जाता है। अगेन ये अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे इनमें, जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, सॉइल कलर भी पढ़ेंगे। आगे जाकर हम जब वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम देखेंगे कि भाई वाटर तो यहाँ पे स्टैग्नेंट कर जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हम इस चीज को देखेंगे। तो ब्लूइश कलर आ जाता है तो कलर चेंज हो जाता है सॉइल का, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेयर एज वही ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है तो वो पास डाउन हो जाएगा, है ना। इजीली आप ये सही चीजें समझ पा रहे होगे। तो स्ट्रक्चर का फर्क अदर सॉइल प्रॉपर्टीज में भी पड़ता है। अदर सॉइल प्रॉपर्टीज मतलब पोरोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड कलर। आप एग्जाम में अगर फैक्टर्स पूछे जाए इन्फ्लुएंसिंग सॉइल जेनेसिस और कुछ भी, जैसे हमने पढ़ा दैट व्हाट आर द वेरियस, व्हाट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी आप टेबल फॉर्म में दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट फॉर्म में। पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वेदरिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दो बार आ गया यहाँ पे, फिजिकल प्रोसेसेस। राइट, अब एक जो क्वेश्चन बहुत साल पहले आया था, दैट डिफाइन और डिफरेंस बिटवीन सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर। गाइस, डेफिनेशन आपको पता है, पॉज करो, सोचने की कोशिश करो। डेफिनेशन, कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, फॉर्मेशन, अरेंजमेंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। स्टेबिलिटी,
इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, साइज रेंज ऑफ पार्टिकल्स, मैनेजमेंट कैसे करोगे, रूट पेनिट्रेशन किसमें बढ़िया होता है, वाटर इनफिल्ट्रेशन, सॉइल प्रोफाइल एनालिसिस। ठीक है, ये सारा आप एक बार इसको रीड करो आराम से, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। ठीक है, इसको आराम से रीड करोगे तो वही सारी चीजें टेबल फॉर्मेट में भी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट other physical properties guys, like soil density. Now these are very small things. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल डेंसिटी, और सॉइल डेंसिटी को डिफाइन कर दो, लाइक वाइज क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट सॉइल स्ट्रक्चर था, जितना इंपॉर्टेंट सॉइल टेक्सचर समझना था। अब सॉइल डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं सिंपल टर्म्स में, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर मास और वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, एक सॉइल के सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। देखो सॉइल का कंपोजिशन आपको पता है, आप कह रहे हो सर एक जगह तो पोर्स है, बेसिकली पोर स्पेस है जो 25% और 25% सॉइल वाटर है और सॉइल एयर है। ये बेसिकली क्या है, पोर्स। इन पोर्स के बीच में ही तो वाटर और एयर आ रहा है ना, वैसे तो ये पोर्स है। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि 5% यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, नहीं तो मिनरल मैटर है 45%। दैट मीन्स जो मास काउंट होगा वो मिनरल मैटर का ही होगा और ऑर्गेनिक मैटर का ही होगा, वो पोर्स का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पोर्स खाली रहते हैं। तो यहाँ पर मास इसका काउंट होगा, डेंसिटी भी इसकी वजह से ही आएगी, क्योंकि वॉल्यूम भी हम देखेंगे। तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सॉइल डेंसिटी में आता है आपका पार्टिकल डेंसिटी, कि हम पार्टिकल का वॉल्यूम, पार्टिकल का मास देख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल की डेंसिटी निकालेंगे। और दूसरा आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी में यू आर ओनली केयरिंग अबाउट द मास ऑफ द पार्टिकल एंड यू आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल ओनली। मतलब यहां पर आप एक्सक्लूड कर रहे हो किसको, पोर्स को, एक्सक्लूडिंग द पोर्स। और यहां पर मास आप लोगे इन्हीं पार्टिकल्स का। Whereas in bulk density you include the pore space also, including pore space. अब आप बताओ, अगर आप पोर स्पेस इंक्लूड करते हो बल्क डेंसिटी में, तो सैंड की बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी या क्ले की बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, यू टेल मी। अच्छा, यहां पर इंक्लूड पोर स्पेसेस, पोर स्पेसेस मतलब नंबर ऑफ पोर्स। तो जब मैं सैंड की बात कर रहा हूं तो सैंड में नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा होते हैं या कम होते हैं गाइस, आप दो चीजों में डिफरेंस समझना। देखो, एक होता है नंबर ऑफ पोर्स और एक होता है पोर स्पेस और पोर साइज। ठीक है, स्पेस इज द रॉन्ग वर्ड, पोर साइज, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं कि पोर साइज किस में बड़ा होता है, तो सैंड में बड़ा होता है, देन सिल्ट, देन क्ले। क्ले में सबसे छोटा पोर साइज होता है। नंबर ऑफ पोर्स की बात करूं तो क्ले में सबसे ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा, तो दैट मींस पोर स्पेस भी किसने ज्यादा घेर रखा होगा, क्ले ने। तो दैट्स वाई आप देखोगे जब यहां पर आप सैंड की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सैंड विल बी लेस एज कंपेयर टू द क्ले। दैट्स वाई अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल क्वांटिटी आपके पास क्या आएगी, पोर स्पेस अगर यहाँ पर सैंड की बात कर रहे हो तो कम आएगी, राइट, क्योंकि ये छोटा है तो ज्यादा आना चाहिए। और जैसे ही डिनोमिनेटर को बड़ा कर दोगे आप तो वैल्यू छोटी आएगी, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पर आप क्ले के टाइम पे देखोगे तो बल्क डेंसिटी क्ले की कम होती है एज कंपेयर टू द सैंड, राइट। तो ये एक आपको समझनी है चीज। So when you will see over here particle density, it is also known as absolute specific gravity. It takes the volume of the soil solids only, right, excluding the pores. और कैसे आप इसको देखते हो, ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, और आप ये भी देख सकते हो दैट सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब भी आ जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये वाली यूनिट आप भी ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट, इफ यू विल सी, टेक्सचर और स्ट्रक्चर पार्टिकल डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज टेक्सचर तो ऑलरेडी वी नो सैंड, सिल्ट और क्ले, और स्ट्रक्चर में आपका कैसे अरेंज हो रखा है। ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस द सॉइल डेंसिटी और दिस सॉइल सॉलिड गाइस। तो जिस सॉइल में आप हाई ऑर्गेनिक मैटर देखोगे उनकी पार्टिकल डेंसिटी कम आएगी, और पार्टिकल डेंसिटी इज गुड फॉर सॉइल। बल्क डेंसिटी अगर कम है तो वो अच्छा है सॉइल के लिए, राइट। तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी रहती है, जनरली 2.6 दिस मिलीग्राम पर मीटर क्यूब आप देखोगे, और
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखोगे ये 2.65 के अराउंड रहता है, ठीक है। वहीं आप बल्क डेंसिटी को देखोगे तो इट इंक्लूड बोथ सॉलिड्स एंड पोर्स। तभी हम बल्क की बात करते हैं, मतलब पूरा आप लो, ठीक है। पार्टिकल मतलब सिर्फ सॉलिड्स की बात हो रही है। तो अगर हम ज्यादा पोर्स हुए तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, ओवरऑल बल्क डेंसिटी कम आ जाएगी। तो सॉइल्स दैट आर लूज पोरस वेल एग्रीगेटेड विल हैव लोअर बल्क डेंसिटी, ऑटोमेटिकली ये सॉइल प्रेफरेबल होगी, राइट। Sandy soils have less total pore than clay soils, so generally they have higher bulk density। किसकी? सैंडी की। तो यहाँ पर आप देखोगे क्ले लोमी की 1 to 1.6 जाता है और 1.2 to 1.8 आपकी बल्क डेंसिटी जाती है सैंडी सॉइल्स की, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर कभी नहीं आया, कभी भी नहीं पूछा गया, बट अगर आपको ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखने के लिए आता है तो ये चीजें पूछी जाएंगी, तब आप सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी को मेंशन करोगे, इंटेंसिटी को मेंशन करोगे, राइट। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बल्क डेंसिटी को? सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर वो करता है क्या इफेक्ट? बिल्कुल करता है। अगर आप क्ले लोगे, क्ले टेक्सचर की सॉइल लोगे तो ऑटोमेटिकली बल्क डेंसिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। वेल फॉर्म्ड आप स्ट्रक्चर लोगे ग्रैनुलर तो कम आएगा, वेयर एज आप ब्लॉकी स्ट्रक्चर लेते हो तो ज्यादा आएगा, राइट। यही इसमें लिखा गया है। सेकेंडरी टिलेज और टिलेज करते हो तो आप उससे क्या होता है, आप एरिएशन बढ़ा रहे हो, उस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बल्क डेंसिटी कम होती है, राइट। अगेन अगर पोर स्पेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली बल्क डेंसिटी कम आएगा, ये हमने देख लिया था। कॉम्पैक्शन से बल्क डेंसिटी इंक्रीज करेगा। कॉम्पैक्ट मतलब आप पोर स्पेसेस को खत्म कर रहे हो, जब पोर स्पेसेस को खत्म कर रहे हो आप तो नीचे वाली वैल्यू छोटी रहेगी, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा आएगा। ये सिंपल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। न्यूमिनेटर बाय डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पर 4 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 2 वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर को छोटा कर दो 1 कर दो तो वैल्यू 4 आ रही है। तो ऑटोमेटिक अगर डिनोमिनेटर आप छोटा लेते हुए जाओगे तो वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी, समझ रहे हो। यहीं आप डिनोमिनेटर को ज्यादा बढ़ा दोगे, 4 कर दोगे तो वैल्यू 1 आएगी, समझ रहे हो। आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी सिंपल मैथ्स। अब ऑर्गेनिक मैटर को मैं बहुत ही ज्यादा एलैबोरेटिव वे में समझाऊंगा आपको जब हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप देख रहे हो, ये पोरोसिटी को भी बढ़ाता है, ये आपकी हेल्प करता है स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है। जब ये दोनों सही है तो ऑटोमेटिकली बल्क डेंसिटी भी आपकी लोअर हो जाएगी इसकी ऐड करने की वजह से, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉइल पोरोसिटी गाइज। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्स। पोर्स को कैसे अफेक्ट करता है? सॉइल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है, यस, सॉइल स्ट्रक्चर अफेक्ट द पोरोसिटी। अगर सॉइल स्ट्रक्चर पिरामिड फॉर्म में है और प्रिज्म फॉर्म में, कॉलमनार फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके पोर स्पेसेस कम होंगे, राइट, रेदर देन अगर आपके पास ग्रैनुलर सॉइल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर पोर स्पेसेस ज्यादा होंगे। ज्यादा पोर स्पेसेस का मतलब वेल एरिएशन, वेल ड्रेनेज, और ये अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखेगा, राइट। ऑल्सो the well aggregated soil structure has greater pore space as compared to the structureless और single grain soil। whereas soil texture की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लेई में ज्यादा टोटल पोर स्पेस रहता है, ठीक है, तभी पोर स्पेस, और सैंडी में लेस टोटल पोर स्पेस रहता है, राइट। ऑर्गेनिक मैटर को आप, मैंने बता दिया, आप इसे ऐड करो, ये वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस को बढ़ा देगा, उसकी वजह से बल्क डेंसिटी आपकी कम आ जाएगी और सॉइल ज्यादा पोरस होगा। पोरस होने से हो क्या रहा है, आप जो वाटर डालोगे वो वाटर का एरिएशन, ड्रेनेज बढ़िया होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। जब वाटर यहाँ पर टिकेगा तभी तो वाटर अपटेक होगा। वाटर किस चीज में और हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट अपटेक में। ये सारी चीजें अभी आपको एकदम दिमाग में नहीं घुसानी, धीरे धीरे जब हम देखेंगे वाटर का रूल, सॉइल वाटर का रूल, बहुत ही इलेबोरेटिवली आई विल बी टेलिंग यू कैसे एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट को और कैसे न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, ठीक है। तो आपको आराम से जस्ट यू सी द टॉपिक राइट नाउ, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, इनको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हम इलेबोरेटिवली इनको देखेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन से कम होता है, यू नो, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली वी हैव ट्राइड टू कवर 1 soil texture, soil structure, soil density, soil porosity। अब 2 चीजें जो मैं लेटर ऑन के लिए छोड़ूंगा वो है सॉइल वाटर
एंड सॉइल एयर। राइट नाउ इसकी जरूरत नहीं है हमें समझने की, इसको हमने इलेबोरेटिवली एक एक लेक्चर में देखना ही है पूरा पूरा बोल के, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे, सॉइल वाटर और सॉइल एयर को। बेसिकली पोर्स का ही एग्जाम्पल हुए, बट इनको एलेबोरेटिवली समझना पड़ता है क्योंकि यहाँ वाटर इनटेक और वाटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ये हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर डिवोट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कहीं आप देखोगे सॉयल कलर भी, तो सॉइल कलर को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत छोटे से टॉपिक है। आउट ऑफ दिस क्वेश्चन हैज कम मोस्टली ऑन सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो, ठीक है। soil color over here you see guys, soil color indicates many soil features. first of all soil color आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पेरेंट मटेरियल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिडिक सॉइल कलर है तो दूसरा, एसिडिक पेरेंट मटेरियल है तो दूसरा कलर आएगा, सेडिमेंट्री है तो दूसरा कलर आएगा, राइट। सो सबसे पहले मिनरल ओरिजिन से भी सॉइल कलर का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड सॉइल आपने देखी होगी, रेड सॉइल कैसे, रेड स्टोन से, रेड सैंडस्टोन से डेवलप हुई है। ऑल्सो सॉइल कलर हमारी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के थ्रू भी आता है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सॉइल कलर गाइस, ये कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो सॉइल कलर इफेक्ट फैक्टर्स क्या इफेक्ट होते हैं उसके सॉइल कलर को, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा डार्क कलर, जितना कम ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा लाइट कलर। आयरन कंपाउंड्स, आयरन कंपाउंड्स मींस रेड कलर, इट टर्न्स इनटू रेड और ब्राउन और येलोइश, राइट। सिलिका लाइम अदर रहेंगे तो उसमें ऐशी टाइप, ऐश देखा आपने, उसका फ्लेवर आएगा कलर का। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब जब बहुत ज्यादा हैवी मॉनसून देखोगे आप तो वाटर लॉक सिचुएशन होगी, वाटर लॉक सिचुएशन में रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर मैं रिडक्शन नहीं समझाऊंगा आपको कि रिडक्शन कैसे हो रहा है सर, एक फील्ड है, उस फील्ड में अगर पानी भर जाता है तो आपने देखा वो अपीयरेंस मैं बता रहा था, ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है, ग्रेइश अपीयरेंस हो जाती है, वो क्यों हो रही है और रिडक्शन कंडीशन क्या होता है उसमें, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन लेटर जब हम यूनिट नंबर 6 करेंगे तो यही सारी चीजें हमने पढ़नी है। तभी मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें कनेक्टेड है, कुछ चीजें अभी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है, एज क्लासेस प्रोसीड। राइट नाउ जस्ट आप अपना पॉइंट फॉर्मेट में इसको नोट करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंडीशन, सेम पॉइंट है, नथिंग एल्स, कि भाई वाटर लॉक सिचुएशन में ऑक्सीडेशन रहता है और जब कम बारिश रहती है, कम पानी रहता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है, और ज्यादा बारिश में वाटर लॉक सिचुएशन में रिडक्शन होता है। ये ढंग से हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में, राइट नाउ वी जस्ट टेक सम पॉइंट्स की ऐसे ऐसे ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे सॉइल कलर को। ये तो हमारा दूसरा ही लेक्चर है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, समझ रहे हो। और ये टॉपिक ऐसा है, ये हर चीज से कनेक्टेड है। सॉइल साइंस क्या है, ये हर चीज से कनेक्टेड है गाइस, ठीक है, हर एक यूनिट से कनेक्टेड है, इसलिए इसके कुछ कुछ पार्ट्स ओपन अप होंगे, आपका विजन ओपन अप होगा एग्रीकल्चर का जब हम नेक्स्ट यूनिट्स में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं सॉइल कलर का, बाय 3 थिंग्स, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोम। देखो ह्यू हमें डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर बताता है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको, नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट की डिग्री ये नहीं बताता, लेकिन वैल्यू बताता है हमें लाइटनेस और डार्कनेस। इट बेसिकली इंक्लूड्स दिस ब्लैक एंड व्हाइट कलर, जितना ज्यादा ब्लैक उतना ज्यादा डार्क, जितना ज्यादा व्हाइट उतना ज्यादा लाइट। क्रोम रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ द कलर, कि कितने स्ट्रेंथ, कितना प्योरिटी है, और इसको बताता कौन है, ये 3 चीजें लगाते कहां पर हो आप, मुंसल कलर चार्ट में। नोबडी विल आस्क यू दिस, बट आपके पास कंटेंट होना चाहिए थोड़ा बहुत, 250 वर्ड्स लाए कि आ जाए क्वेश्चन तो मैं कर पाऊं, ठीक है। ये सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है गाइस, इससे बढ़िया हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स पर अपना दिमाग लगाएंगे। देखो पढ़ने के तरीके होते हैं, आपको सारा का सारा कंटेंट एज इट इज उसी इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पढ़ना, प्रायोरिटी होती है। सॉइल स्ट्रक्चर ये यूनिट में, लेट मी शो यू फर्स्ट। ये देखो इधर, आप ये देख रहे हो, इसमें 12 यूनिट, 12 सब टॉपिक्स है, तो सबको एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, अलग अलग इंपॉर्टेंस मांगता है। लाइक वाइज यू विल गो, जैसे सॉइल्स ऑफ इंडिया में आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको ज्योग्राफी GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां से आप पढ़ो, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रखनी है। लाइक वाइज यू हैव टू मूव गाइस, ठीक है। अननेसेसरली जो टॉपिक पूछा नहीं जा रहा उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, उसमें इतना कंटेंट लेना है कि अगर गलती से आ भी गया तो मेरे पास ये फिक्स इन्फॉर्मेशन, ये लिख दूंगा, 10 में से अगर मेरे को 4-5 नंबर भी मिल जाए बहुत है उन क्वेश्चंस में। लेकिन जो आपने प्रिपेयर कर रखे हैं ढंग से, वहां आपको 7 नंबर तो लेकर आने हैं, 6 से 7 नंबर तो लेकर आने हैं, ये हाईएस्ट मार्क्स होते हैं फॉर दोज हु डोंट नो, राइट। तो ये था हमारा सॉइल कलर, सिंपल।
ठीक है, अब हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव सीन, नाउ वी विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी समझने के लिए, हमारे पास आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज कैसे हो रही है, ठीक है, just wait. So let us move on to the chemical properties guys. अब ये देखो, यहां पर आपको आयन एक्सचेंज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी पार्शियल चीजें समझ में आएंगी गाइस, पहले बता रहा हूं मैं आपको, बट कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ा बैकग्राउंड बनेगा, आगे चल के आगे वाले लेक्चर्स में और अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारी बात होती है आयंस की। Now you know there are positively charged ions, there are negatively charged ions. Positively are called cations, negatively charged are called anions. Everything is made up of these cations and anions only. These atoms are basically building up elements minerals. तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल। लेट मी ड्रॉ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये सॉइल पार्टिकल है गाइस, क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, ठीक है, ये आपके पार्टिकल्स है। ये जूम्ड आउट पिक्चर है, जूम इन पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है, ठीक है। सिमिलर मैं यहां पर भी बना देता हूं, सॉइल पार्टिकल्स बीच में आपको। अब ये जूम्ड आउट पिक्चर है, इतने बड़े पोर स्पेसेस नहीं होते, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से ही देखने में आपको स्पेसेस दिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि कटायंस की अवेलेबिलिटी भी, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, फ्रीली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, राइट। तो वो क्या खाली रहते हैं ऐसे यहाँ पे ऐसे करके? नो, दे आर अटैच्ड टू द पार्टिकल्स गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू। ये खाली नहीं बैठे रहेंगे कैटायंस और एनाइंस, ये कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं, बिकॉज कैटायंस और एनाइंस का अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। इस ये पर्टिकुलर एक एनर्जी के साथ बाउंड है, तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो फोर्स क्या करता है, क्ले पार्टिकल्स के साथ, सैंड पार्टिकल्स के साथ अटैच करता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते, समझ रहे हो, ये बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं, और बाकी डिटैच होकर फिर कहीं और अटैच हो जाते हैं, तो बहुत काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट, कैटायंस। तो सॉइल में ज्यादातर कौन से कैटायंस आपको देखने को मिलेंगे? सो यू विल फाइंड कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ammonium. Now what you have to see, two positive, ammonia is ammonia, not ammonium is 4 positive. What you are understanding from here is, अभी आपको ये याद नहीं रखनी है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जब हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखने वाले हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो तब हम 18 और 17 न्यूट्रिएंट्स को देखने वाले हैं, वहां पर हम ये सारी चीजें रट डालेंगे गाइस, राइट। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैटाइन एक्सचेंज चलेगा कैसे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मेजरली जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये सैंड है, ये सिल्ट है, क्ले है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं गाइस। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी आपको नहीं जानना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दो एट द राइट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस टू, ये सब में नेगेटिवली चार्ज है। मोस्टली सॉइल कहीं पर भी जो पाई जाती है, वो सॉइल नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इसलिए यू विल फाइंड कि ये कैटाइंस अगर यहाँ पर घूम रहे हैं, तो दैट विल दे विल बी क्लिंजिंग ऑन, ये पॉजिटिव कैटाइंस हैं, ये इसके साथ अटैच्ड होंगे, राइट, ये क्ले पार्टिकल्स के साथ अटैच्ड होंगे। आपको मैंने बताया कि इसके अराउंड क्ले पार्टिकल्स भी अटैच्ड होते हैं, जो हमारा एक स्ट्रक्चर देता है, उसको एडिशन एंड कोहेजन प्रोसेस भी बताया था। उन क्ले पार्टिकल्स के ऊपर ये कैटाइंस ज्वाइन होते हैं बेसिकली। देखो क्या होता है, मैं आपको और इलेबोरेटिवली समझाता हूं, जो कि अभी टाइम नहीं है समझाने का, लेकिन फिर भी बात आ गई है। तो ये जो अगर आप सैंड पार्टिकल देख रहे हो ना, सैंड पार्टिकल के ऊपर सबसे पहले क्ले पार्टिकल विल बी अटैच्ड, कोहेजन और एडेशन, ठीक है। यहां पर दूसरा सैंड पार्टिकल देखोगे, इसके ऊपर भी ये अटैच होगा क्ले पार्टिकल, ये येलो से क्ले रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब इन क्ले जो नेगेटिवली क्ले पार्टिकल है, इनके ऊपर हमारे कैटाइंस अटैच होते हैं, ये खुद से भी अटैच होंगे, क्ले से भी अटैच, तभी तो आप एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हो सॉइल को मिला हुआ, वो जुड़े हुए कैसे एक दूसरे थे, इन्हीं सब प्रोसेस की वजह से, समझ रहे हो, इतना समझ गए। अब मोस्टली सॉइल क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, लेकिन कहीं कहीं इन द ट्रॉपिक्स यू विल फाइंड कि भाई सॉइल तो पॉजिटिवली चार्ज भी होती है, कहीं कहीं पर अंदर पॉजिटिव करंट होगा उनके,
और पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉट करंट, टर्मिनोलॉजी शुड बी राइट। पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पर क्या होगा, दे विल बी अट्रैक्टिंग एनायंस नाउ, राइट। ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस मच दैट ये आयंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने बात करनी है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि कितने कैटायंस एक्सचेंज कर लेते हैं, कितनी कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर सॉइल की कैटायंस एक्सचेंज करने के लिए। जितना बेहतर सीईसी होगा, जितने बेहतर वो कैटायंस को एक्सचेंज कर लेगा, उतनी अच्छी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट को मिलेगा। अंडरस्टैंड गाइस, ये देखो ये टॉपिक आगे भी बहुत अच्छे से आपने समझना है, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज योर प्लांट पार्ट, ओवर हेयर दीज आर रूट्स। ठीक है, ये रूट्स हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं रूट्स को बना रहा हूँ। अब इन रूट्स को मैंने जूम कर रखा है। ठीक है, ये जूम्ड आउट प्लांट्स है। यहां पर आप समझो ये आपका सॉइल पार्टिकल, क्ले पार्टिकल है। इस क्ले पार्टिकल में ये आप समझो यहाँ पर पोटेशियम अटैच्ड है, कैल्शियम अटैच्ड है, एंड आपका एल्यूमिनियम अटैच्ड है, Al3 पॉजिटिव। ये नेगेटिवली चार्ज है आपका क्ले पार्टिकल, जैसे मैंने आपको समझाया। ये अभी बहुत ही शैलो पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही क्लियर पिक्चर आपकी बनती जाएगी। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं सीईसी, ये जो सॉइल है यहाँ पर, ये पूरी जो सॉइल है, इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है। अभी कैटायन एक्सचेंज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कैटायन एक्सचेंज ऐसे हो रहा है गाइस, क्योंकि रूट्स में एक प्रॉपर्टी होती है ये प्लांट्स में, दैट प्लांट रिलीजेस, जस्ट वेट, प्लांट्स रिलीजेस one cation in the form of H positive ions. So H positive ions, these roots are releasing, these plants is releasing. अब इससे हो क्या रहा है, सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। H positive it will be releasing, जैसे ही H positive ये रिलीज करेगा, यहाँ से ये पोटेशियम को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नाउ पोटेशियम विल बी रिप्लेस्ड बाय H positive, यहाँ पर H positive आ जाएगा एंड पोटेशियम विल बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। In this way plants are taking up the nutrients from the soil. अभी अगर एक ही न्यूट्रिएंट था, जैसे K पॉजिटिव में एक ही आयन था, तो एक H पॉजिटिव आयन लगा। Ca2 प्लस में 2 आयन्स हैं, तो यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन्स लगेंगे, लेकिन Ca2 प्लस को लेना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू K पॉजिटिव। Al3 प्लस को लेना और भी ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड पोटेशियम, बिकॉज वहां पर ये ज्यादा आयन्स के साथ बाउंडेड है। Understanding? So this is the cation exchange. H positive is exchanging with K positive. इस वे में प्लांट ने क्या करा, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को पूरा करा अपने जो यहाँ पर यूज करेंगे। ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज आगे हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ना है। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, H positive is replaced with K positive is nothing but cation exchange. अब जितना अच्छा cation exchange कैपेसिटी होगी किसी सॉइल की, उतनी अच्छी, दैट मीन्स उतना अच्छा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रहेगा, प्लांट बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट अपडेट करेगा। और जितना लो सीईसी रहेगा, उतना अच्छे से प्लांट इनटेक नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कम न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाएगा। इसका मतलब आपको फर्टिलाइजर बार बार डालना पड़ेगा हर एक इंटरवल में, ताकि न्यूट्रिएंट आता रहे हमारे पास, समझ रहे। तो सीईसी जानने से हुआ क्या, केमिस्ट्री जानने से हुआ क्या, जैसे दिस पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जानने से क्या हुआ, दैट मुझे प्लांट की सीईसी के बारे में पता चला। वहीं अगर आप इसे अपोजिट कर दो, एईसी कर दो, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अब एनायंस अटैच्ड है, ठीक है। अब ये एनायंस को एक्सचेंज में लेगा, ये रूट्स, प्लांट रूट्स अब एनायंस को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। एनायंस जैसे कि हमारे पास होते हैं नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, ये हमारे नाइट्राइट और सल्फेट हमारे ये हो गए एनाइंस हो गए। पर बेसिकली ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसलिए कभी भी आप एईसी को इलेबोरेटिव डिटेल में नहीं पढ़ते हो, सीईसी को पढ़ते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉइल, मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल्स आर दिस नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको कैटायन एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई। बहुत ही अभी सिंपल वे में आई एम टेलिंग यू। एक मैं आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ ताकि आप समझो। इनको और ही ज्यादा इलेबोरेटिव वे में हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आपकी बैकग्राउंड, बाकी चीजों की समझ डेवलप होगी, ठीक है। सी ओवर हियर गाइस, दीज आर द रूट्स, राइट। रूट हियर, ओवर हियर, cations are being exchanged by hydrogen,
see over here, hydrogen are exchanging cations. Again see guys, H positive cations are exchanging like this. H positive attached with the soil particle now and K positive is taken over है. ये हो क्यों रहा है? क्ले पॉजिटिव, क्ले पार्ट्स नेगेटिव क्यों, ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये कैटायन एक्सचेंज आप देख रहे हो. अब कैल्शियम 2 आयंस में है, 2 आयंस चाहिए इसको H positive, तो नाउ रूट हियर विल रिलीज 2 प्लस आयंस, 2 हाइड्रोजन आयंस एंड देन एक्सचेंज विल बी हैपनिंग. अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही आयरन आपको देखने को मिलेगा. सो इन दिस वे, जैसे आपने बाकी चीजें भी देखी, इन दिस वे CEC इज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब CEC कैसे अफेक्ट करता है ये आपको ऑनगोइंग क्लासेस में समझ में आएगा. कैसे CEC अफेक्ट करता है, कौन सी सॉइल की CEC अच्छी होती है, कौन सी सॉइल की CEC बेकार होती है, ये अभी समझाना इज नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज आपका कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा. जब कंटेंट ओवरलोड होता है तो आपको ना लेक्चर में जो चल रहा है वो समझ में आएगा और आप इसको रिटेन भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो राइट टाइम में मैं राइट चीज बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट. नाउ यू सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. कौन कौन से फैक्टर? सॉइल टेक्सचर अफेक्ट करता है गाइस, राइट. तो आपने देखा क्ले पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जितने ज्यादा क्ले पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उतने ज्यादा कैटायंस अटैच होंगे. दैट मींस अगर सैंड पार्टिकल्स हैं उसमें ज्यादा, इतने ज्यादा आपको कैटायंस अटैच नहीं मिलेंगे, दैट इज लूजली अटैच्ड होंगे. तो वाटर अगर आएगा तो ये दैट विल बी लीच डाउन दीज कैटायंस. वेयर एज जहां पर ये टाइटली होल्ड है विद द क्ले पार्टिकल्स, वहां पर लीच डाउन की प्रॉब्लम नहीं होगी, CEC ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर आप देखोगे सॉइल टेक्सचर में द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट. अब ऐसा नहीं है कि आपने क्ले कंटेंट को 100% कर दिया, फिर तो आपका वाटर लॉग सिचुएशन हो जाएगी, पुअर ड्रेनेज, पुअर एरिएशन. तो इसीलिए हर चीज एक सही अमाउंट में सही रहता है, राइट. ये तो आपने हर जगह ही सुना होगा, कोई भी चीज का एक्सेस करोगे तो वो खराब हो जाएगी, हर जगह ये लागू है. मीडियम पाथ, एंशिएंट हिस्ट्री में एक फिलोसफी और एक रिलीजन में फिलोसफी चलती है दैट यू शुड चूज द मध्यम मार्ग, मीडियन, ऑलवेज गो फॉर द मीडियम. दैट इज बुद्धिज्म फिलोसफी मस्ट बी नोन, राइट. अभी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है गाइस, यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर में भी मैं आपको समझाऊंगा जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे. इसके लिए पूरी एक क्लास में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको. लेकिन यहाँ पर इतना ही समझो, ऑर्गेनिक मैटर का जो CEC होता है वो ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 200 to 400 सेंटीमोल पर kg. वेयर एज एक नॉर्मल क्ले मिनरल्स का 10 to 150 होता है. तो जमीन आसमान का फर्क है. दैट्स वाई आप देखते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग, सरकार प्रोत्साहित कर रही है फार्मर्स को. ठीक है, ये बोला जाता है कि फील्ड फार्म यील्ड मैन्योर का पहले यूटिलाइजेशन करो, थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करो, राइट. तो फार्म यील्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं अब टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्यों? क्योंकि वो CEC को भी बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि वो पोरोसिटी को भी बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि वो बल्क डेंसिटी को कम करता है. ऐसे चीजें कनेक्शन में बनती हुई जा रही हैं. तो जब मैं ऑर्गेनिक मैटर आपको समझाऊंगा तो कुछ चीजें यहाँ से पिक करूंगा, कुछ इलेबोरेटिव वे में कुछ और बताऊंगा. ठीक है, तो ऐसी चीजें कनेक्शन में आएंगी गाइस. टेक अ ब्रेक इफ यू वांट टू, बट आई वुड सजेस्ट कि 10-15 मिनट का ब्रेक लेना. ज्यादा लंबा ब्रेक ले जाओ तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी. जस्ट वेट. तो यहाँ पर नेचर ऑफ क्ले मिनरल्स का भी फर्क पड़ता है, बट ये पॉइंट छोड़ दो क्योंकि इसमें आपको मिनरल्स में घुसना पड़ेगा पे मतलब. ठीक है, जैसे जैसे आप pH रेज करोगे वैसे वैसे हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कोलाइड जो सिलिकेट में होगा वो आयनाइज होगा और रिप्लेसेबल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में, इसका मतलब CEC भी इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा रिप्लेसेबल, उतना ज्यादा कैटाइंस के साथ वो रिप्लेस करना शुरू कर देगा और ये फ्रीली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स विल बी इन द सॉइल. तो ये भी आपको देखना है. लेकिन आपने सॉइल pH कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा देना, क्योंकि वो देन एल्कलाइन मीडियम में आ जाता है, एल्कलाइन और सलाइन मीडियम में आ जाएगा. वो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल के टॉपिक में. ठीक है, उसका क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे समझेंगे, वहां पर हमने CEC को और इलेबोरेटिवली पढ़ना है. तो अभी आपके काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं, आई नो, बट अभी आई विल से कि इन डाउट्स को कम रखो, लिख लो एक जगह. लेकिन जैसे ये यूनिट खत्म होती है आप देखोगे 90% आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. डाउट्स का क्या फिनोमिना होता है गाइस, कोई भी डाउट आ रहा है ना, यू ट्राई टू सर्च इट डाउन ऑन योर ओन फर्स्ट. अगर वो डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ रहा है, 10 मिनट से ज्यादा किसी डाउट पे नहीं देना आपको. वो डाउट आप मेरे पास कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन आपको एक बार एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डाउट आपने मेरे को कैरी फॉरवर्ड किया, ये मैं आपको सॉल्व कर दूंगा आइदर व्हाट्सएप और कॉल. ठीक है,
अब इंपॉर्टेंस क्या है कैटायन एक्सचेंज की? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ये तो आपने देख लिया। ये सॉइल एसिडिटी और बेसिसिटी को भी करेक्ट करता है। कैसे करेक्ट करता है ये मैं आपको समझाऊंगा अगेन प्रॉब्लमेटिक सॉइल के टॉपिक पे। ये एक टॉपिक हमारा एक लेक्चर कवर करेगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, वहां पर हम एसिडिक सॉइल बेसिक सॉइल की बातें बातें करेंगे। ये चेंज करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, समझ रहे हैं। ऑल्सो कैटायन एक्सचेंजेबल पोटेशियम का यूज करा जाता है। हम पोटेशियम साइकिल देखेंगे। क्यों एनपीके को हमने बहुत ही ग्रेटर डिटेल में देखना है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, इसका एनॉर्मस यूज होता है और यूटिलाइजेशन भी इतना प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सब हम देखेंगे गाइस। बेसिकली क्या होता है, एसिडिक सॉइल को आप बेसिक बनाने की कोशिश करते हो, इसको कम एसिडिक बनाने के लिए आप लाइम ऐड करते हो। जैसे जैसे आप लाइम ऐड करते जाते हो वैसे वैसे सीईसी भी बढ़ता जाता है। तो ये लाइन आपको सिग्निफाई कर रहा है ये चीज। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी मैं बोलूंगा, आप छोड़ दो, लेकिन आपको फिर दोबारा ये टॉपिक पढ़ना है जब हम न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लेंगे, प्लांट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जब हम पढ़ लेंगे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ईपीएन, जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, CA+Mg+, ये कहाँ है, क्यों यूटिलाइज हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है। तब आप दोबारा इन चीजों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सॉइल केमिस्ट्री और दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आपने देखा बुक से आपको एनाइन कैपेसिटी, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का भी देखना, सेम पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बस उसमें हमारे एनाइंस आ जाएंगे, कैनाइंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आयन एक्सचेंज देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यही कंप्लीट नहीं होगा, आगे भी कंप्लीट होगा, डोंट वरी। CEC एंड AEC, इसको हम ऑल इलेबोरेटेड वे में देखेंगे, आगे देखेंगे। परसेंट बेस सेचुरेशन, वो हमें आगे पढ़ना है गाइस, यहाँ पर नहीं। दूसरा हमें पढ़ना था यहाँ पर सॉइल पीएच। सॉइल पीएच को भी हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ेंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में क्या, सॉइल पीएच का मतलब क्या है, पीएच यू नो, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो एसिडिक सॉइल को भी देखेंगे, बेसिक सॉइल को भी देखेंगे, न्यूट्रल सॉइल जो हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजेस होंगे उनको भी देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वहां पे सॉइल पीएच का कंसेप्ट आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, पीएच के हिसाब से ही तो आप अपनी क्रॉप ग्रो करोगे ना। अगर आपको पता है एसिडिक पीएच और आप फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर ऐड करे जा रहे हो तो इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो हमें पीएच पता है तो उस हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करना है, कब लाइम ज्यादा यूज करना है, अमेंडमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये हम उस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम केमिकल जब हम अपना प्रॉब्लमेटिक सॉइल का टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको CEC AEC के बारे में दोबारा पढ़ना होगा। ठीक है, और वैसे AEC इज नॉट स्टडीड दैट मच, क्योंकि ये मैंने आपको फिर बताया कि ये वाली सिचुएशन बहुत कम है, और ये जब कम होती है तो इसलिए बहुत कम स्टडीड भी है, रिसर्च भी इनके ऊपर ज्यादा नहीं है, CEC में ज्यादा रिसर्च है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ने की कोशिश करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूं, क्योंकि वो हमें ढंग से समझनी है। कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड। सो बेसिकली दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। Over here the focus was on texture, structure, we have studied the density, the porosity, and your color. More about 6 में water, soil water एंड सॉयल एयर, ये हमने रेस्ट ऑफ द यूनिट नंबर 6 में हमने इनको देखना है। ठीक है, नॉट राइट नाउ, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, आप चाहो तो बुक से एक बार इसकी रीडिंग लगा सकते हो गाइस, लेकिन अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये मैं उस टॉपिक पे रटवा दूंगा आपको, जैसे बाकी चीजें रटवाई हैं वैसे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट CEC, पढ़ने की कोशिश करो बुक से एक बार। ठीक है, सेकंड इज योर सॉइल पीएच, जो हम इसी यूनिट में आगे देखने वाले। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेलिंग यू द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में वी विल बी स्टडिंग अबाउट योर ऑर्गेनिक मैटर इन डिटेल।
अभी ऑर्गेनिक मैटर तो आपने काफी सारी चीजों में देखा है, वो उसका कनेक्शन भी बनाएंगे। सेकंड हम देखेंगे इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आयन एक्सचेंज में सीईसी से 2-3 बार क्वेश्चन आया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 8-10 बार क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर से, टेक्सचर से। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो यही एरियाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे आप। ठीक है गाइस, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखा है आज वाली क्लास में, और ऑल्सो इससे पहले हमने पढ़ने की कोशिश करी सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट क्लास में भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, और कुछ एक आधा टॉपिक और हम देखने की कोशिश करेंगे। सी ओवर हियर, हमने आज जस्ट बेटा हमने आज यहाँ पर प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स को देख लिया है, सॉइल फिजिकल केमिकल को देख लिया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं गाइस। सिलेबस लाइन से आई एम गोइंग अहेड। ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया विल बी योर होमवर्क गाइस, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आपने क्लास 11th एनसीईआरटी से भी कर लो, नहीं तो जो हमारी बुक में कंटेंट है उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बुक में यू हैव टू रीड फ्रॉम, देखो पेज नंबर 229 को, अब 229 से लेके बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी आप पढ़ोगे, कलर आप देखोगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल पीएच यहाँ पे दे रखा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी दे रखी है, इनको भी आप एक बार देखना। बायोलॉजिकल भी पढ़ने की कोशिश करना जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सॉइल वाटर को अभी छोड़ देना। पेज नंबर 242 एंड 243 में जो कंटेंट अवेलेबल है, और 241 ये नहीं करना आपने, सॉइल वाटर अभी नहीं करना। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए अपना टाइम, इसको पढ़ने से अपना टाइम वेस्ट मत करना, इसको राइट टाइम में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सॉइल्स ऑफ इंडिया का मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है, कहाँ पर आपको देखना है। सॉइल्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 250, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आपने साइड बाय साइड एनसीईआरटी से भी कवर करना है, सो दैट ये आपका प्रीलिम्स के लिए, GS3 के लिए भी कवर हो जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही आता ना अपना, सॉरी ज्योग्राफी के पार्ट से, ज्योग्राफी के माइंडसेट से भी पढ़ना है आपने इसको, तो ये GS7 में कवर होगा आपका। ठीक है, तो ये तो रहा आपका होमवर्क पार्ट, दैट इज सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी आप कर लोगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो ये भी नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा गाइस, देयर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। सो इन द नेक्स्ट क्लास आवर फोकस विल बी दिस। ठीक है, उसके बाद हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर आपकी मोस्ट ऑफ द चीजों का दोबारा इस्तेमाल होगा और दोबारा हम चीजों को समझेंगे। फिर यहाँ पर फोस्फोरस के बारे में, पोटेशियम के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस वे में वी विल बी कंप्लीटिंग दिस सॉइल साइंस। ठीक है, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, इफ यू हैव एनी डाउट रीच आउट टू मी, rest we will proceed in the next class. Take care guys.